चले बच्चों इधर ध्यान देंगे, है ना। तो भाई आज का जो मसला है वो रामगढ़ की कहानी का मसला है, ठीक है। तो भाई इतनी बातें करी बसंती ने जब जो देखो घोड़ा वगैरह हॉर्स वगैरह तुम इंतजाम कर ही लोगे, लेकिन जब घोड़ा बग्गी का इंतजाम कर लोगे तो टांगा जो है, टांगा तो ऐसा बनेगा ना भाई, है ना, ठीक है। बैठने की जगह भी हो, बारिश से बचने की जगह भी हो, टांगा बनेगा। तो अब ये टांगा अगर बनाना है तो घोड़ा भी खरीदना पड़ेगा, टांगा भी खरीदना पड़ेगा, पहिए भी लेने पड़ेंगे। अब इसके लिए भैया पैसों की जरूरत पड़ी। अब इसके लिए जब पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो गांव में सबसे अमीर इंसान जो है वो कौन है, ठाकुर साहब ही है। तो भैया अगर अमीर इंसान ठाकुर साहब है तो पैसा कौन दे सकता है, बस हमें पैसा जी ठाकुर साहब ही दे सकते हैं। अब जय वीरू कह रहे हैं ठाकुर साहब लेके आए, ठाकुर साहब से पैसा मांगेंगे अच्छा ही लगेगा। पर बसंती कहने लगी भैया ठाकुर साहब से पैसा मांगेंगे तो अच्छा लगेगा, उन्हें लगेगा कि भाई देखो अगर मैं ही ने लेके आया हूं तो किसी चीज के लिए पैसा मांग रहे हैं तो यार दे देते हैं, क्योंकि मदद तो यही करेंगे। अब तीनों के तीनों कहां पहुंचे, ठाकुर साहब के पास पहुंचे, और ठाकुर साहब से उन्होंने बहुत ही खतरनाक वादा किया जो जर्नली लोग करते नहीं है। तो ठाकुर साहब से वादा करते टाइम पे बसंती ने, जय ने और वीरू ने एक बात बोली कि ठाकुर साहब जो पैसे हम चुकाएंगे आपको, वो पैसा हम कैसे चुकाएंगे बाबू, अपने तीनों मिलके चुकाएंगे। क्या करेंगे, तीनों मिलके चुकाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं लोन ले रहा हूं, यह बसंती कह रही है ठाकुर साहब ऐसा नहीं कि मैं इनके साथ आई हूं तो आपको लग रहा है कि मैं लोन ले रही हूं। उन्होंने बोला हम तीनों एक साथ आए तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखो कि तीनों लोन ले रहे हैं। तो इसको जज ने नाम दिया, अगर तीन लोग मिलके, 3 4 5 लोग मिलके लोन देते हैं तो उसे बोलते हैं जॉइंट लोन। क्या बोलते हैं, जैसे जीएलपी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ ना तुमने अकाउंट में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ऐसी जॉइंट लोन का कॉन्सेप्ट चलता है। और तीनों ने अगर वादा किया है तो ये बनेगा जॉइंट प्रॉमिस। क्या बनेगा बाबू, जॉइंट प्रॉमिस। अब ठाकुर साहब ने बोला कि भाई यार तीनों को है ना लोन तो देना पड़ेगा, वरना गब्बर से बदला लेंगे तो बुरा मान जाएंगे कि ठाकुर साहब जब हमें जरूरत पड़ी थी तो आपने मदद करे नहीं, अब गब्बर को मारो, ये करो वो करो। तो जॉइंट प्रॉमिस करके तीनों ने क्या किया, लोन ले लिया। अब जब तीनों ने लोन ले लिया तो सबसे पहला सवाल यह है कि भाई ठाकुर साहब को बहुत गुस्सा है। ठाकुर साहब ने बोला कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही, कोई भी तरीका नहीं हो रहा है ना, कोई भी बात नहीं हो रही कि भैया गब्बर को मारना कब है, कहां पकड़ना है, कहां घेरना है। गब्बर के साथ कितने लोग हैं, ठाकुर गब्बर के साथ सांबा भी है, कालिया भी है, तेरा क्या होगा कालिया, है ना, सांबा भी है। तो गब्बर की पूरी इतने सारे लोग हैं, फौज है, इन सबको कैसे मारना है, 2 लोग क्या मार पाएंगे इतने सारे जनों को, कोई प्लानिंग नहीं हो रही। तो ठाकुर साहब को गुस्सा है। ठाकुर साहब ने बोला भाई ये प्लानिंग तभी करेंगे जब इनसे क्या करूंगा, पैसा मांगूंगा। तो पहला सवाल ये जन्मा कि ठाकुर साहब किससे पैसा मांगे, तीनों से या किसी से भी, फ्रॉम whom टी कैन डिमांड मनी, तीनों से मांगेंगे ना, बिल्कुल गलत जवाब। भाई वो बताओ, इन 3 लोगों ने लोन ले लिया। अब लॉ ने, अगर जज ने ये लिख दिया कि तीनों से ही पैसा मांगना है, तो बसंती मान लो वहीं रह रही है मौसी के साथ, जय पहुंच गया अंटार्कटिका, ठीक है, नॉर्थ पोल, वीरू पहुंच गया साउथ पोल। तो ठाकुर साहब नॉर्थ पोल साउथ पोल खेलते रहेंगे अब, मतलब तीनों इकट्ठे होंगे कब, कभी भी नहीं जिंदगी में, है ना। तो जो तीनों लोग इकट्ठे जिंदगी में होंगे तो ठाकुर साहब का तो पैसा मर गया, ठीक है। तो जज ने बोला यार ये तो गड़बड़ बात है, कोई भी किसी से लोन लेगा, जॉइंट लोन लेने के बाद तो 2 जॉइंट प्रोमिसर है वो भाग जाओ, और फिर दूसरे क्या बोलेगा, जब वो बंदा है नहीं तो मैं अकेला क्यों चुकाऊं। जज ने बोला भाई तीनों से नहीं, किससे, टी कैन डिमांड एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, जो टी को मिल जाए, जो ठाकुर साहब को तीनों में से कोई मिल जाए, क्या करो, ठाकुर साहब उससे पैसा मांग लेंगे। फिर तो यार कुछ फिर तो लॉ बनेगा ही नहीं ना। लॉ तो ये सोच के बन रहा है कि भाई तीनों में से 2 बेईमानी कर लेंगे, तीनों बेईमानी नहीं करेंगे, 1 बेईमानी कर लेगा। अब भाई ठाकुर साहब ने देखा जब कुछ काम नहीं चल रहा तो ठाकुर साहब ने एक दिन बसंती को पकड़ लिया, बसंती का टांगा रोका,
ठीक है। ठाकुर साहब, बसंती ने बोला ठाकुर साहब बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बताओ कहाँ छोड़ना है। तो ठाकुर साहब ने, है ना, ठाकुर साहब बैठे तो नहीं, पर बसंती को खूब खरी खोटी सुना दी। अब बसंती को बहुत बुरी लगा। बसंती ने बोला सर ठाकुर साहब क्लाइंट के सामने ऐसा बोल रहे हो, अच्छा लगता है? क्लाइंट के सामने ऐसे बोल रहे हो, अच्छा लगता है क्या? ठाकुर साहब कहने लगे क्लाइंट को भी पता लगना चाहिए, है ना, कि बसंती भी क्या हो सकता है, बेईमान, बसंती भी बेईमानी कर सकती है। तो बसंती कह रही ठाकुर साहब देखो मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरे इतने क्लाइंट बेस देखो कितना है, मेरा फॉलोअर्स देखो मेरे टांगे के, है कि नहीं बात? तो इतने फॉलोअर्स होने के बाद आप मेरी गुडविल पे क्या कर रहे हो, डेंट दे रहे हो, और मेरे फॉलोअर्स के सामने कल को रामगढ़ में लोग क्या बोलेंगे, भाई बसंती बेईमान है। तो बसंती ने बोला इतनी खरी खोटी सुनाने का कारण बोलो। तो ठाकुर साहब ने एक इल्जाम लगाया बसंती के ऊपर कि जय वीरू जिनको मैं गब्बर से बदला लेने के लिए लेके आया था, तूने उनको टांगा दिलवाकर, है ना, मुझसे ही लोन दिलवाकर उन्हें कैब सर्विस में लगा दिया। अब जो मेन मकसद के लिए लाया था वो उससे भटक गए। अब उन्हें लग रहा है कि भैया कैब सर्विस चलाओ, पैसा कमाओ, है ना, गब्बर से कौन मौत के मुंह में जाएगा। तो ये जब इतनी बात ठाकुर साहब ने बसंती को सुना दी तो बसंती को बहुत गुस्सा है। बसंती ने कहा ठाकुर साहब मैं समझ गई, आपको ये लगता है कि पैसा मेरी वजह से आपने उन्हें दिया और मैंने उन्हें भड़काया है। तो अगर आपको ऐसी बात लग रही है तो एक काम करती हूँ, मैं आपका सारा पैसा वापस करती हूँ, बात खत्म करो। तो गुस्से में बसंती ने अपने 10 पे नहीं किए। मान लो चलो लोन कितने का दिया बाबू, 30,000 का, 30,000 लिख लेते हैं ना, तो 10 तीनों ने लोन लिया। तो बसंती ने 10 अपने पे नहीं किए, बसंती ने क्या किया, बसंती पेड टोटल 30,000 टू ठाकुर साहब। गुस्सा आ रहा था उसे, उसने बोला इतनी बात अगर तुम दो लोगों के सामने कर रहे हो, है ना, देख लो इतनी बातों में ही 10 फॉलोअर घट गए मेरे, है कि नहीं बात। और इस चक्कर में, है ना, उल्टे सीधे कमेंट आने शुरू हो जाए तो क्या कमेंट डिलीट करती रहूं मैं? इससे बढ़िया कि और मेरे फॉलोअर्स को क्या किया जाए, भड़काया जाए। ये लो पूरे पैसे लो, मेरे नहीं सबके पैसे लो। तो ठाकुर साहब तो चल दिए पैसे लेकर। अब बसंती ने वही 10-10 हजार रुपए किससे मांगे, बी डिमांड इक्वल रेशियो, जो उनका रेशियो है, रेशियो फ्रॉम जय एंड वीरू। बी ने कहा जय और वीरू से पैसे निकालो, तो 10,000 रुपए तुम्हारे चक्कर में यहां झगड़ा हो गया मेरे ठाकुर साहब से, मैं पैसे दिया ही उनको सारे 30 के 30,000 रुपए, तुम भी निकालो। जय वीरू एक नंबर के चालू निकले। जय वीरू ने बोला हमने कही थी मत दी थी, हम झेल लेते अपने 30,000 रुपए, ठाकुर साहब आते ना हमारे पास, हमसे तो लड़ते, हम देख लेते, तू 10 दे के आती है अपने। अब वो कह रहे यार ये गलत बात है, वहां वो इंसल्ट कर रहे हैं इतनी, है वहां उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा पोस्ट किया जा रहा मेरे बारे में, और तुम कह रहे हो कि अपने 10 दे के आते, अब मैं दिया ही गुस्से में, मुझे पैसे निकालो। वो कह रहे हम तो नहीं दे रहे। क्या बाबू देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे। क्यों दे भाई, देने पड़ेंगे। क्यों नहीं देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे। क्यों दे, देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे। नहीं भाई देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। तो जज ने बोला भाई ये प्रॉमिस क्या था, जब तुमने लोन लिया तो क्या तुमने ठाकुर साहब से ऐसा कह के लिया होगा 10 इसके हाथ में देना, 10 इसके हाथ में देना, 10 इसके हाथ में, तुमने तो एक साथ पकड़े होंगे पैसे, घर में बांट लिए होंगे। तो भाई अगर एक बंदा ज्वाइंट प्रोमिसर का पेमेंट कर देता है तो बाकी दोनों ज्वाइंट प्रोमिसर की क्या बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो भी क्या करेंगे, पे करने पड़ेंगे। देने इसलिए देने, बाद में वो कुछ भी कहते रहे मत देती, हम बात कर लेते, नहीं भाई जज ने क्या बोला, तो लिखो यस जय एंड वीरू हैज टू पे 10,000 ईच टू बसंती। बोलो भाई समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो कॉन्सेप्ट है देखो बड़ी अजीब सी बात है, जो बच्चों को लगता नहीं है, पर ऐसे कभी भी कुछ भी कर सकता है। भैया जैसे डालोगे ना वो स्त्री है ऐसे। अब कुछ बच्चों ने क्या, देखो ये आया जनवरी 25 में, जनवरी 25 का पेपर उठा लेना, ये क्वेश्चन आया जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं। सेम कॉन्सेप्ट आ गया मई 25 में,
तो बच्चे को लगता है कि भैया जनवरी पूछ रहे मई में क्यों पूछेगा, सेम। समझ रहे हो बात को? यानी कि जॉइंट प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट जनवरी में पूछ लिया और तो इसका मतलब आयशा ये कहना चाहता है भाई कभी भी ये इस भ्रम में मत रहना कि अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक एक अटेम्प्ट में आ गया तो अगले में नहीं आएगा। अगले में भी क्या हो सकता है सर? अगले में भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सितंबर में नहीं आ सकता, सितंबर 25 में भी आ सकता है, जनवरी 25 में, है ना? समझ गए ना? मतलब जनवरी 26 ऐसे भी अगले अटेम्प्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए जो बच्चे कहते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बता दो, तो छोड़ कुछ भी नहीं सकते। हालांकि मैं गेस्ट पेपर बनाता हूं, ठीक है, अब जो गेस्ट पेपर बनाता हूं उसमें से कुछ तुक्का लग जाए तो लग जाए, पर ऐसा नहीं है कि भैया कोई टीचर 100% पेपर थोड़ी। अब मैंने पिछली बार गेस्ट पेपर बनाया था, मैंने तुम्हें दिखाया भी, उसमें 31 मार्क्स का आया। तो 100% गेस्ट पेपर तो कोई भी टीचर नहीं कर सकता ना, ठीक है, राइट। अब मैंने पेपर बनाया नहीं तो मैं तुम्हें 100% पेपर कैसे बता दूं? हाँ, लेकिन मैंने जो अंदाजा लगाया उसके हिसाब से अगर 31 छोड़ो, चलो 30 मार्क्स का भी आया, अरे तो पास होने के लिए 10 नंबर तो अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, है कि नहीं बात? तो अब उसमें जब मैंने इस मई 25 की प्रिडिक्शन की थी तो मैंने जॉइंट प्रोमिसरी कॉन्सेप्ट नहीं डाला था, क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि जनवरी 25 में पूछ लिया तो मई में नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मई में पूछ लिया। तो मैंने अपने गेस्ट पेपर प्रिडिक्शन में ये वाला टॉपिक नहीं डाला था, बल्कि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि नहीं बात? तो फिर आयशा ने, है ना, मुझे भी धोखा दिया और आयशा ने मुझे भी ये समझाया कि अगर आपने ये सोच के मई में नहीं प्रिडिक्शन करी कि जनवरी में पूछ लिया तो सर आप भी क्या हो, आप भी गलत हो, क्योंकि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। तो मुझे समझ में आ गई बात, में पंगे लेना बेकार है, ठीक है ना? इसलिए ऐसा नहीं है कि इस अटेम्प्ट में किसी बच्चे ने देख लिया कि मई में नहीं आया तो सितंबर में नहीं आएगा, मई में आ गया तो, ऐसा नहीं है भैया, है ना, पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लो जय ने डिफॉल्ट कर दिया। सर डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे वो पैसे लेके भाग गया, अब पैसे लेके भाग गया तो कहीं नहीं पाया जा, रामगढ़ छोड़ के भाग गया, या फिर डिफॉल्ट को ऐसे बोल सकते हैं इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? अब सुनना ध्यान से, बड़ी खतरनाक बात, जय ने डिफॉल्ट कर दिया, जय इंसॉल्वेंट हो गया। ठाकुर साहब ने देखा भाई एक बंदा पैसे लेके भाग लिया यहां से, इससे पहले वो दोनों भी भाग जाए और बेड डेट हो जाए, झट से झट क्या कर लेना चाहिए? पकड़ लेना चाहिए। तो ठाकुर साहब ने झटपट क्या कर लिया? वीरू को और बसंती को पकड़ लिया, कह दिया कि भाई देखो, है ना, जय तो मिल नहीं रहा, कल को तू भी भाग जाए भाई, तू तो दोस्त है उसका, तू भी भाग लेगा, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया मेरा पैसा दे दो तुम पहले, गब्बर गया बाद में, कहीं देखेंगे गब्बर को भाग गया, लेकिन मेरा पैसा तो दे दो। अब जय और वीरू, क्योंकि बसंती को और वीरू को पकड़ लिया, तो जज साहब वो क्या कहते हैं, ठाकुर साहब को बोला बसंती ने, ठाकुर साहब देखो जॉइंट प्रोमिसर था, ये मेरे पकड़ो 10,000 रुपये अगर आपको इतनी चिंता है तो। हालांकि मैं तो रामगढ़ की हूँ, रामगढ़ में ही रहूंगी, मौसी भी है मेरी, है ना, लेकिन आपको लग रहा है कि भैया मैं भी डिफॉल्ट कर दूं तो मेरे कितने ले लो? 10। वीरू भी होशियार निकला, वीरू कहे ठाकुर साहब मेरे भी 10 बनते हैं, 10 ले लो। ठाकुर साहब ने कहा जय के कौन देगा? तो दोनों कह रहे जय के जैसे ले लो। समझ रहे हो बात को? पर ठाकुर साहब कह रहे हैं जय के जैसे ले लो, जय है ही नहीं, जब जय ने डिफॉल्ट कर दिया। और इंसॉल्वेंट व्यक्ति के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शिवाजी दा बॉस, इंसॉल्वेंट व्यक्ति के तो भैया पैसा कहां चला जाता? कोर्ट में, तो वहां से तो मिलना ही नहीं है। अब बताओ नुकसान 10,000 रुपए के बेड डेट हो गए ठाकुर साहब के। ठाकुर साहब कील लगा के आए हैं अपने जूतों में, जो उन्होंने गब्बर के लिए लगाई थी, याद है ना क्लाइमेक्स? ठीक है, बताओ फिर। हाँ, ठाकुर साहब फिर जूते पे जूते मारेंगे कील से। जज ने बोला ठाकुर साहब ऐसे गुस्सा मत करो, आपके पैसे मरने नहीं देंगे। अब बताओ दोनों को अगर देने तो कितने देंगे? 5-5 हजार, अगर बराबर का रेशियो माने तो। जज साहब ने बोला क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में 5,000 बसंती भरेगी और 5,000 रुपए वीरू भरेगा। डिफॉल्ट ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज टू बी बियर बाय रिमेनिंग प्रोमिसर। रिमेनिंग प्रोमिसर उसे झेलेंगे। 3 क्वेश्चन समझ में आए? अब इन 3 क्वेश्चन के हम वो देख लेते हैं भाई। देखो अभी बता रहा हूं ठाकुर साहब, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम में आएगा तो ये लॉ लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा।
द प्रोमिस इज एंटाइटल, प्रोमिसी कौन हो गया? ठाकुर साहब। टू कंपेल एनी वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर, कि किसी को भी क्या कर देंगे वो बुला सकते हैं, क्योंकि सभी ज्वाइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी कैसी होती है? जॉइंटली एंड सेवरली। इक्वल मत लिख देना एग्जाम में, नंबर नहीं मिलेंगे। क्या लिखा है लॉ में? जॉइंट एंड सेवरल। अगली बात, अगर बसंती पूरे पैसे दे आई, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, बसंती अगर पूरे पैसे दे आई तो बाकी के पैसे क्या बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर बसंती को देंगे? ये बात लिख दी जज साहब ने सेक्शन 43 पैरा 2 में। और अगर एक बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया तो उसका पैसा कौन भरेगा? ये बात लिखी 43 पैरा, यानी एक सेक्शन में तीनों बातें लिख दी। अगर मैं पहले की बात करूं तो मैं इसको दूंगा सेक्शन 43 का नाम, इसको दिया जाएगा सेक्शन 43 पैरा 2 और इसको दिया जाएगा सेक्शन 43 पैरा 3। तो सेक्शन 43 ने इन 3 सवालों का जवाब दिया है। सेक्शन 43 ने इन 3 सवालों का जवाब दिया। इसमें एक खतरनाक क्वेश्चन और बनता है इसी में। ये पार्ट ए समझ लो क्वेश्चन 3 का, पार्ट बी देखो। अब ध्यान से सुन के मुझे बताना, क्योंकि एग्जाम में जो जनवरी में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं लिखवा रहा हूं ये आया था, केस स्टडी। इसमें लिखा जय वीरू बसंती ने मिलके 30,000 का लोन लिया, जय इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन है ना इंसॉल्वेंट होने के बाद जो जय के जब कमरे में या जय के जब घर में पहुंचे तो जय की गुल्लक में 3,000 रुपए निकले। कितने निकले? तो गलती से वो 3,000 रुपए लेके नहीं गया, तो जय एस्टेट, इसे क्या बोलेंगे? जय एस्टेट रिलाइज, ESTET मतलब प्रॉपर्टी कह दो, जय एस्टेट रिलाइज 3,000 रुपीज। कितने रुपए जय के एस्टेट से मिले? एंड बसंती पेड टोटल 30,000 टू ठाकुर। हाउ मच बसंती कैन क्लेम फ्रॉम अदर जॉइंट प्रोमिसर? होश में जवाब देना, नशे में मत रहना। वो तो भाग गया, एक तो भाग गया। कोई नहीं, आराम, इधर वाले बच्चों को मौका दिया जाए, पीछे वालों को भी जमा ही लेते बच्चे। बताइए, सत्रह 7, ये 7,000 बोल रहा है। हाँ बताओ, पीछे वाले समझिए। ऊपर तो बच्चों वाली बात थी कि बसंती ने दे दिए, मांग लिए। अलीगढ़ की बदमाशी मत चलाओ यहाँ। चलो एक काम करते हैं, सारे बच्चे पता नहीं क्यों अलग अलग जवाब दे रहे। काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। लोन कितने का था? 30,000 का। अगर लोन 30,000 का था तो जय, वीरू और बसंती ने आपस में कितने का बांटा? 10 और 10। इसमें किसने डिफॉल्ट कर दिया? लेकिन जय की जेब से कितने मिल गए थे? 3,000 मिल गए थे। ठीक है, इसका मतलब मुझे पता है कि जय की गुल्लक में से 3,000 रुपए तो किसको दे दिया हमने? ठाकुर को। इसका मतलब तुम ये मानो कि जय ने ये कह दिया कि भाई मेरे पास तो कितने हैं? 3 है, बाकी मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, बात खत्म करो, 7,000 तो नुकसान है, झेलते रहना। तो ठाकुर साहब कह रहे पहले 3 तो दे भाई, पहले 3 तो दे। अब इसने 3 पे कर दिया तो इसका कितना पैसा बाकी रह गया? अभी कर लेंगे, इसका हिसाब किताब कर लेंगे, ठीक है ना। वीरू तो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, वीरू की लायबिलिटी कितनी रह गई? लेकिन बसंती भी इंसॉल्वेंट नहीं थी। बसंती ने कितने पे कर दिए?
बसंती कह रही है भाई देख मैं तेरे भी पे कराई, मैं जय के भी पे कराई और अपने भी, अपने तो पे कर दिए। अब बसंती ने अपनी जेब से कितने दे दिए? 20 दे दिए। अगर बसंती ने अपनी जेब से 20 दे दिए, इसमें कितने कितने में दिए? 10,000 बसंती ने जो दिए वो जय के दे दिए और 10,000 किसके दे दिए? वीरू के दे दिए। बसंती सारा पैसा पे करे ना, हम लिख रहे हैं ना बसंती पेड टोटल 30,000। ठाकुर साहब ने तो कहा मुझे नहीं पता जय की गुल्लक में इतने मिले, तू मुझे 30 दे दे बस। तो ऐसे भी तो हो सकता है, 30 दे दिए। आप सुनना ध्यान से, बसंती जब जय के 30 दे आई तो ये 3,000 तो बसंती को ट्रांसफर कर दो, उसकी गुल्लक के तो बसंती पे चले गए, है ना? दे दिए बसंती को। अब ये बताओ बसंती अपनी जेब से जय के कितने दे के आई? 7,000 पेड बाय बसंत, होश में सुनना, 7,000 पेड बाय बसंती ऑन बिहाफ ऑफ जय। ठीक है, अब जय तो भाग लिया वो तो। अब बसंती पहुंचती है किसके पास? वीरू के पास। अब वीरू से कहती है देख भाई तेरे मैंने कितने रुपए दे दिए? 10। तो वीरू कह रहा है इसमें क्या बुराई है, मैं तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 में समझ गया था, मुझे 10 देने हैं, तो एक काम कर 10 मेरे से ले ले। अब वीरू ने अपने कितने दे दिए? किसको? तो इसका मतलब वीरू पेड 10,000 टू बसंती। बसंती ने अपने पे कर दिए थे ठाकुर को, वीरू ने बसंती को पे कर दिए। तो बसंती के, अब बसंती की जेब पे सोचो, बसंती ने अपने दे दिए, वो तो कह रही मेरी लायबिलिटी थी, दे दिए। वीरू ईमानदार था, वीरू ने बसंती को 20 दे दिए। तो बसंती कहने लगी 20,000 का हिसाब हो गया भाई, 10,000 का हिसाब रह रहा है। 10,000 में से 3 किससे चले गए? जय की गुल्लक से आ गए। अब कितने रह गए? अब जो 7,000 का डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट 7,000 रुपए बसंती पे कराई ठाकुर साहब को। अब बताओ 7,000 में से कितने मांगेगा वो? 3.5 मांगेगी। आधा आधा तो झेलना है। डिफॉल्ट बाय द अदर जॉइंट, डिफॉल्ट बाय द वन जॉइंट प्रोमिसी शैल बी बियर बाय अंदर। अब डिफॉल्ट कितना है? डिफॉल्ट अमाउंट इज 7,000। अब बसंती कह रही है जो 7,000 का डिफॉल्ट है ना बेटे, ये 7,000 का जो डिफॉल्ट है ये मैं पे करके आई हूं ठाकुर को। तो तू क्या सोच रहा है कि तू 10,000 देके निकल लेगा? तो वीरू भी गुस्सा कर रहा है। वीरू गुस्सा क्या कर रहा है? वीरू कह रहा है 7,000 मैं दूंगा। तो बसंती कह रही मैंने कब बोला तू दे देगा 7,000 रुपए? तो आधा आधा तो झेलेगा नहीं झेलेगा? आधे निकाल। तो वीरू कह रहा है लड़की हो रही है, ले ले आधे ले ले। कितने? 3,500। इसका मतलब अब वीरू जो है बसंती को कितने देगा? 13,500। 10,000 वीरू अपने देगा और 3,500 रुपए जय के डिफॉल्ट के देगा। आंसर क्या लिखोगे? बसंती कैन डिमांड 13,500 फ्रॉम, ये है आंसर। 17, 13, होश ही नहीं आ रहा तुम्हें? ये तो डिफॉल्ट 7 है तो बसंती तो दिया ही ना पैसा। इसका मतलब जो 7,000 का डिफॉल्ट है, कहने का मतलब ये तुम अभी भी नहीं समझे, जो भी डिफॉल्ट होता है वो दोनों जॉइंट प्रोमिसर अपने अपने रेशियो में झेलेंगे। अगर मैं इसे और आसान कर दूं तो मुझे बताओ, सब कुछ भूल जाओ, मुझे बता दो डिफॉल्ट कितने का है? इतना तो पहचान गए होंगे, 7 का। अब तुमने जज से पूछा ये 7 कौन झेलेगा? जज ने क्या बोला? दोनों झेल लो आधे आधे। बस क्वेश्चन के पूछने का तरीका डेंजर था, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 में भी तो भाई तुमने आधे आधे झेले थे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए में कितना झेला तुमने? आधा आधा। 5 जय दे देगा, 5 वीरू दे देगा और 5 बसंती दे देगी। तो जज कह रहे हैं अभी भी तो वही कॉन्सेप्ट है, जो भी डिफॉल्ट है वो कौन झेलेगा? आधा आधा। डिफॉल्ट पहचानो कितना है? 7 डिफॉल्ट है, आधा कौन झेलेगा? वीरू और आधा बसंती। अब क्वेश्चन ने ये पूछा कि ठीक है हम समझ गए आधा आधा बसंती वीरू झेलेंगे, लेकिन बसंती वीरू से कितना मांगे? तो भाई बसंती कह रहे 10 तो तू अपने निकाल और 3.5 तू किसके निकाल? डिफॉल्ट के निकाल।
तो आंसर बनेगा टोटल डिमांड फ्रॉम द वीरू इज 13,500। समझ गए क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया तुम्हारा जनवरी 2025 अटेम्प्ट में, केस स्टडी थी वो 4 नंबर में, 3 या 4 में केस स्टडी थी, है ना। क्वेश्चन पार्ट नंबर ए पार्ट नंबर बी 2-2 मार्क्स के, 4 नंबर है क्वेश्चन का। हाँ पहले तो लॉ तो लिखोगे, प्रोविजन, प्रोविजन के बाद एनालिसिस, एनालिसिस में कंक्लूजन। ये वाला बच्चों ने ये वाला तो ठीक कर दिया, तो बच्चों वाली बात लग रही थी। बच्चों ने बोला सर पार्ट ए तो बहुत आसान था, 5-5 हजार ले लेंगे। तो मैंने कहा पार्ट बी कौन सा मुश्किल था? पार्ट बी भी तो आसान था, 3500 झेलेंगे। बस क्वेश्चन ने ये पूछा बसंती कितने वसूलेगी ये बताओ, तो बसंती 13,500 वसूलेगी। हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ये बात कहां लिखी है? ये लिखी बात, पढ़ना जरा ये वाला एग्जाम्पल। यहां बसंती ने डिफॉल्ट कर दिया। मुझे इस क्वेश्चन इधर देखो स्क्रीन पर, मुझे इस क्वेश्चन में बता दो भाई कि डिफॉल्ट कितने रुपए का है बसंती का? इस वाले एग्जाम्पल में 1,000 रुपए लेते थे, बसंती के घर से कितने निकल गए? तो डिफॉल्ट कितने का है? 500। लॉ मत पढ़ो, मुझे बताओ डिफॉल्ट अगर 500 रुपए का है तो दोनों जे और वीरू कितना झेलेंगे? 250 झेलेंगे। अगर सारे पैसे वीरू दिया है तो जैसे कितने मांगेगा? अब पहले तो उसके मांगेगा 1000 और बसंती कितने मांगेगा? 250। 1,250 मांगेगा नहीं मांगेगा? तो बस बच्चा ये नहीं निकाल पाता 1,250। ठीक है, तो लिखना क्या है कंक्लूजन में एग्जाम में? अगर ये क्वेश्चन आया और बसंती ने डिफॉल्ट कर दिया, जय डिमांड 1250 रुपए फ्रॉम वीरू, 1,000 रुपए वीरू के और 250 रुपए बसंती के डिफॉल्ट। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो ठाकुर साहब को, है ना, बाद में रियलाइज हुआ कि भाई यार मैंने बिल्कुल क्लाइंट के सामने बसंती से उल्टा सीधा कहा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। लोन उसने लिया और मैंने 10 जनों के सामने उसे उल्टा सीधा बोल दिया, तो लोग सोचेंगे भाई बसंती उधार पैसा लेके वापस नहीं लेती होगी। तो ठाकुर साहब ने बसंती से सॉरी मांगने का एक नया तरीका ढूंढा। बसंती को बुलाया और बसंती को बोला कि तुमने जो 30,000 रुपये मुझे दे दिए थे, मैं तुम तीनों को फिर से लोन देता हूं, जीने दो जय और वीरू को अपनी जिंदगी। तो टी ने फिर से क्या दे दिया? 30,000 रुपीज लोन टू जय वीरू बसंती एज ज्वाइंट प्रॉमिसर। ज्वाइंट प्रॉमिसर बना के उनको लोन दे दिया। अब बसंती कह रही मुझे पता है ठाकुर साहब, पता क्या होगा, फिर किसी दिन होली कब है होली, है ना, होली आएगी और होली आएगी फिर तुम्हारी यादें ताजा होंगी, मेरे घर वालों को मार दिया। देखिए ना शोले पिक्चर तो, ठीक है, तुम्हारे घर वालों को मार दिया होली वाले दिन, है ना, ठाकुर साहब के घर वालों को मार देता गब्बर होली वाले दिन। तो फिर तुम्हें होली का त्योहार आएगा, फिर तुम्हें गुस्सा आएगा भाई होली तो मेरे घर में, है ना, गब्बर ने ऐसा किया। फिर तुम गब्बर से बदला लेने की सोचोगे, फिर तुम पता लगेगा गब्बर तो खुला आम घूम रहा है, जय वीरू टांगा चला रहे हैं, फिर तुम मेरे ऊपर गुस्सा करोगे, बात वहीं की वहीं आ जाएगी। मैं धीरे धीरे फॉलोअर बढ़ाती हूँ, तुम एक साथ गिरा देते हो फॉलोअर। तो यार ये बात ठाकुर साहब ने कहा, बात तो सही है भाई, गुस्से में आदमी कुछ भी कहते, बात तो सही है। ठाकुर साहब ने इस कॉन्ट्रैक्ट में नई लाइन डाल दी। ठाकुर साहब ने कहा टी कैन नेवर एवर डिमांड मनी फ्रॉम बसंती। दैट मीन्स जॉइंट लोन देने वाला प्रोमिसी रिलीज वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। प्रोमिसी ने जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया, ठीक है। फिर ठाकुर साहब को एक दिन गुस्सा है, ठाकुर साहब अपनी जुबान पे टिके हुए थे। ठाकुर साहब ने बोला कि भाई बसंती से तो मांगूंगा नहीं। ठाकुर साहब ने
जय से डिमांड कर लिए पैसे, और जय गुस्से में आया और जय ने क्या किया, 30,000 किसको पे कर दिए, पे टू टी। और क्योंकि सारे के सारे पेमेंट कर दी, गुस्से में जय पहुंचा वीरू और बसंती के पास, उसने सेम कहानी दोहराई, ठाकुर साहब ने ऐसे इंसल्ट कर दी, ये कर दी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने पैसे दे दिए उनको सारे के सारे, अब तुम 10,000 रुपए निकालो। ठीक है, वीरू ने तो पे कर दिया 10,000 रुपए, कह रहा भाई अब तू करिया है तो चल करिया, अब कोई बात नहीं, ले ले भाई। बसंती वहां खुश हो रही, बसंती कह रही मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। तो जय कह रहा भाई तेरे शेयर जब मैं पे करके आया तो 10,000 तुझे देने पड़ेंगे। बसंती ने अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया किसको, जय को, और उसमें लिखा था देख पढ़ ले, पढ़ ले क्या लिखा है, ठाकुर कैन नेवर डिमांड मनी फ्रॉम बसंती। तो मैं तो फ्री हूं, तुमने जो दे दिए मैं नहीं दूंगी। क्या बसंती को पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल गलत जवाब। क्यों नहीं देना पड़ेगा, ठाकुर ने उसको आजाद किया, जय वीरू ने थोड़ी आजाद कर दिया लाइबिलिटी से। ठाकुर कह रहे तेरे से पैसा नहीं मांगूंगा, पर जय और वीरू से तो मांगूंगा। और अगर जय और वीरू ने बसंती का पैसा दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बसंती अपनी लाइबिलिटी किसको नहीं चुकाएगी, जय और वीरू को। तो जज ने बोला नहीं भाई ऐसे बेईमानी नहीं करनी। क्या लिखेंगे, यस, बी इज लायबल टू पे हर 10,000 शेयर टू जय। ये बात जज साहब ने लिख दी सेक्शन 44 में, 43 के बाद बाबू 44। अगला सवाल, जय वीरू बसंती ने तीनों ने जॉइंट लोन ले रखा था, ठीक है। बसंती डाइड, बसंती अल्लाह को प्यारी होली भाई, जितना दुख ठाकुर साहब को था उससे ज्यादा दुख जय और वीरू को लगने लगा कि ठाकुर साहब ने बोला भाई इससे पहले तीनों भी कहीं दोनों भी कहीं भाग ले, इनको पकड़ लो। ठाकुर साहब ने क्या किया, जय और वीरू को पकड़ लिया, उन्होंने कहा भैया देख वो तो नहीं रही, पता नहीं अब तो पैसे कैसे चुका पाएंगे तुम, भैया तुम्हारा तो जॉइंट लोन था, पैसे निकालो। अब टी डिमांड मनी, दोनों जय और वीरू ईमानदार थे, तो क्या किया, जय ने कहा ठाकुर साहब ये लो मेरे 10,000, वीरू ने बोला ठाकुर साहब ये मेरे भी 10,000। अब ठाकुर साहब कह रहे 10 कौन झेल, बाकी 10, बाकी 10 बोलो, अरे भाई जॉइंट लोन था तो बाकी दोनों क्या करेंगे, 5-5 देंगे। 5 कौन देगा, जय, और 5 कौन देगा, वीरू। क्यों नहीं देंगे फिर, कहा बेड डेट, जॉइंट प्रोमिसर था भाई, तो बेड डेट थोड़ी कर दोगे ठाकुर साहब का, फिर तो दोनों मिलकर ना मार देंगे बसंती को। वही तो कह रहा, वो कह रहा कि बेड डेट हो गया। अगर ऐसे बेड डेट होने लगे तो जय और वीरू मिलकर बसंती को मार देंगे, है ना, और खुद भाग लेंगे। तो जज साहब ने बोला नहीं भाई तुम आपस के बदले में, आपस के उसमें किसी देनदार के पैसे नहीं मरने देंगे हम। ठाकुर साहब की इसमें क्या गलती है, बसंती नहीं रही, या तुमने उसे मार दिया, या तुमने डिफॉल्ट कर दिया, या जय पैसे लेके भाग गया, वीरू इंसॉल्वेंट हो गया। अरे देने वाले बैंक की क्या गलती है, आजकल के जमाने में बैंक की नहीं, जरूर सोचो, आरबीआई क्या बोलेगा हमारी गलती है, फिर बैंक की गलती है। दोनों देंगे नहीं देंगे, देंगे, बिल्कुल गलत। कांटा वैसे मेरे को लगता है अगली क्लास में खाना चाहिए। अब वो कह रहे देखा मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन बात वहीं की वहीं है, बेड डेट नहीं है, जो तुम भूल गए बात, पिछली क्लास में पढ़ाई थी मैंने तुम्हें ये बात। अगर किसी भी तुम्हारे मतलब इतने रैप्टे लगाऊं तो तुम्हें होश ना आ जाए, ये क्या लिखा है भाई, तो जो पिछली क्लास में पढ़ोगे भूल जाओगे, फिर तो ऑफर एक्सेप्टेंस तो भूल ही चुके होंगे। तो टॉपिक ये नहीं, वाह 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 वाह, देख रहा है विनोद, क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस मान लिया इनने। मौसी है, बताया तो था मौसी है, तो मौसी कितने देगी। लेकिन यहां बात अब ये कह रहा है ये तो टॉपिक क्या, तो चैप्टर ही नहीं है,
टॉपिक नहीं, पिछले चैप्टर में पढ़ाई तुम्हें ये बात, है ना। और क्या बोला था, अगर कोई भी पैसा बच जाता है, सुनना ध्यान से, यहां पे अगली बात सुनो ध्यान से, पैसा 10,000 रुपए देना है, अब ये बताओ 10 के 10 मौसी देगी? सुनो बात, मौसी को देने तो है, लेकिन मौसी 10 के 10 नहीं देगी अगर बसंती की प्रॉपर्टी से रिलाइज नहीं हुए। भाई ये बात बताओ, जो मर गया उसके घर वाले उसके सारे पैसे क्यों पे करें? वो छोड़ के जाएगा तभी तो पे करेंगे। लेकिन ये स्किल बात तो है नहीं। हाँ, अब समझे इसका मतलब, अगर घर वाले सारा पैसा पे करने लगे तो तुम और मैं जेल में होंगे। क्यों? क्योंकि वैसे घर वालों का तुम पे भरोसा नहीं है, कुछ कर लोगे जीवन में, भरोसा तो है नहीं। तो पापा क्या करेंगे, पापा लेंगे 2, 4, 5 का 10 करोड़ का लोन और कह देंगे मेरे जाने के बाद बच्चे पे करेंगे। और अगर ऐसा लॉ लिखा होता तो हमारे पिताजी भी जेल में होते। क्यों? क्योंकि दद्दू भी तो पापा पे भरोसा नहीं करते थे। और अगर ऐसा लिखा होता तो दद्दू भी जेल में होते, क्योंकि दद्दू के पापा भी तो भरोसा नहीं करते होंगे। तो ये चेन पीढ़ियों पर पीढ़ी चली आ रही होती कि बाप का लोन कौन चुकाए? बेटा, और बेटे का कौन चुकाएगा? अगला पोता। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि अगर ऐसा चलता चला जाए तो हमारे दद्दू के पापा ने, यानी हमारे परदादा ने ले लिया होगा 10 करोड़ का लोन, उसे ना पापा चुका पा रहे और ना मैं चुका पा रहा। अरे तो किसी और की लायबिलिटी, भले ही वो मेरे माँ बाप हो, किसी और की लायबिलिटी मैं क्यों चुकाऊंगा अकेले? तो जज ने लिखा मौसी हम तुम्हारे फेवर में, घबराओ मत। जैसे माँ बाप बच्चे की लायबिलिटी नहीं चुकाएंगे, ऐसी बच्चे की लायबिलिटी माँ बाप भी नहीं चुकाएंगे। इसका मतलब मौसी इज लाइबल टू पे 10,000 टू ठाकुर, कितना? बट अप टू बसंती प्रॉपर्टीज रिलाइज, जितना बसंती की प्रॉपर्टी से रिलाइज होगा, है ना। बसंती के पास कोई ज्वेलरी है वो बेच देंगे, बसंती के पास टांगा घोड़ा बग्गी है वो बेच देंगे, उसकी प्रॉपर्टी तो हुई। तो बसंती की प्रॉपर्टी से अगर रिलाइज हुए मान लो 8,000, तो ठाकुर साहब को कितने देने हैं? 8 ही तो दोगे, 8,000। बाकी के 2,000 कौन देगा? मौसी नहीं देंगी। मौसी अपनी जेब से क्यों? अबे अगर भाई बाकी के पैसे अगर मैं देने लगा तो मेरे दादा के चक्कर में मेरे पापा और मैं जेल में होते। कोई नहीं देगा। हाँ और क्या, पिछली क्लास में लॉ कुछ और था, उसके आगे लॉ है। ठीक है, इसका मतलब क्या बात समझ में आई? सेक्शन 42 ने ये बोला मरने के बाद उधारी कौन चुकाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन कितनी चुकाएंगे? जितना मरने वाला छोड़ जाएगा। भाई मेरे दादा की लायबिलिटी थी 50 लाख, ठीक है, वो जब अल्लाह को प्यारे हो लिए उनकी प्रॉपर्टी से निकले 40 लाख, तो 10 लाख मेरे पिताजी की चुकाए। भाई 10 लाख के चक्कर में मेरे पिताजी को जेल करोगे क्या? तो फिर तो मैं अपने दद्दू से ये बोलता, दद्दू जब जेल जाना ही है तो 50 लाख का लोन क्यों लिया? 500 करोड़ का लोन लेते ना। कम से कम पिताजी के जेल जाने से पूरे खानदान तो मजे लेता। फिर मैं यहां पढ़ा थोड़ी रहा होता, आके ब्याज खा रहा होता, घर बैठ के घूम रहा होता, कहीं गर्मी की छुट्टी बना रहा होता विदेश में, पहाड़ी इलाके में जाके। समझ रहे हो? मैं यहां क्यों पढ़ा रहा होता इतनी गर्मी में? फिर मैं अपने दद्दू से कहता चलो 500 करोड़ का छोड़ो, 50 करोड़ का लोन लो। 50 करोड़ का लोन ले लिया। फिर जब आप, है ना, जब ऊपर वाला बुलाएगा तब बता देना कि मेरी प्रॉपर्टी से तो भाई 1 करोड़ ही निकले। अब जब बैंक आएगा 49 करोड़ का वसूलने तो हम जेल चले जाए। फिर तो बैंक ने बोला नहीं नहीं आपको जेल थोड़ी कर रहे, दद्दू की प्रॉपर्टी गिनाओ। हमने कहा दद्दू ने कितने का लोन लिया? 50 करोड़ का। दद्दू की प्रॉपर्टी कितनी? 1 करोड़ की। 49 करोड़ मैं थोड़ी दूंगा, है ना, मेरे पापा देंगे। तो बैंक का क्या हो गया? बैड डेट। बैंक की जिम्मेदारी है, तुमने लोन क्यों दे दिया इतना बड़ा?
चेक तो कर लेते हैं सामने वाले की संपत्ति को या उसके गिरवी रखने को, है कि नहीं बात। तो फिर मैं दद्दू से ये कहता जब जेल जाना ही है, अब तुम कहने लगे नहीं 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 पाप बेटा देगा पैसे, तो मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी ये बोलेंगे कि भाई 49 करोड़ मैं क्यों दूं, मैंने थोड़ी लिए। हाँ मौसी क्यों पे करेगी भाई, मौसी उतना ही पे करेगी जितना बसंती छोड़ गई है, तो फिर मौसी नहीं पे करेगी। वही बात तो कह रहा हूं, मेरे पिताजी कितना पे करेंगे जितना दद्दू छोड़ गए थे। अब दद्दू तो कुछ भी नहीं छोड़ गए, तो पिताजी पे कर दें। समझ गए? बताओ आंसर क्या लिखो, आंसर क्या लिखो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे द मनी पर कितना, अप टू या जितना मरने वाला छोड़ गए, जितना मरने वाला अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के, बात खत्म। अपनी जेब से क्यों पे करेंगे भाई, समझ गए? तो पिछली क्लास में मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम पूरा करते हैं। आज की क्लास में क्या पता लगा, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम पूरा करते हैं, पर उतना ही पूरा करेंगे जितना मरने वाला छोड़ जाएगा। जैसे उसमें करते हैं पार्टनरशिप में, हाँ और क्या भाई, पार्टनर की डेथ हो गई, उसका पैसा पार्टनर को देना था, तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पूरा देते हो, काट के देते हो कुछ पैसा? तुमने क्या किया अकाउंट्स में, पूरा दिया है ना, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा मिलेगा, पूरा। इसका मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा मिलता पूरा है, पर वो अपनी जेब से देंगे कितना, जितना मरने वाला छोड़ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 किसने आंसर दिया, सेक्शन 42 ने, और 42 ने ही ये बोला, अब मान लो अगर जय वीरू बसंती ऑल जॉइंट प्रोमिसर डाइड, अब नहीं, तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पैसा देंगे जितना मरने वाले छोड़ गए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द जॉइंट प्रोमिसर शैल पे द मनी पर कितना, अप टू डिसीज पर्सन लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी, अप टू द अमाउंट डिसीज्ड पर्सन या डिसीज्ड प्रोमिसर लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी। बस। अब मान लो भाई 10,000 रुपए दे रहे थे किसको, बसंती को। मौसी ने कहा बसंती की संपत्ति में से 8,000 निकले, अब दो बेड डेट हो जाएंगे किसके, ठाकुर साहब के 2 बेड डेट हो जाएंगे। अब लॉ है भाई, मानना पड़ेगा, है ना। तो ये 6 सवालों के जवाब से इस टॉपिक ने दिए, जिसका नाम क्या है, जॉइंट प्रॉमिस। पढ़ के देखें एक बार, पढ़ना जरा। पहले वाला 42 डेथ के ऊपर लगता है, किसके ऊपर लगता है, ये लिखी बात। डिवोल्यूशन मतलब डेथ के बाद लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर देना, उसे क्या बोलते हैं, डेथ। व्हेन एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर डाइज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल पे द मनी। अगर सारे के सारे निकल लिए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द जॉइंट प्रोमिसर फुलफिल द प्रॉमिस। सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर कितना, जितना मरने वाला छोड़ के जाएगा उतना ही। समझिए कॉन्सेप्ट। तो इन क्वेश्चंस के साथ ये सेक्शंस भी याद कर लेना। ठीक है भाई। तो 6 सवाल बनते, कितने सवाल बनते हैं, 6। हटा दूं, अप टू द डिसीज पर्सन लेफ्ट द प्रॉपर्टी, जितना मरने वाला व्यक्ति अपनी संपत्ति छोड़ जाएगा उससे ही पैसा निकाल के देना, अपनी जेब से
घर वालों के ऊपर बोझ नहीं डालना, पर्सनल बोझ नहीं डालना उनके ऊपर कि हमारे बाप दादाओं का पैसा हम पर्सनली चुकाए। जज ने ऐसा नहीं बोला, उतना ही चुकाओ जितना वो छोड़ गए थे। अच्छा, इसका अगर मैं रिवर्स कर दूं भाई, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यही चलेगा, इसका रिवर्सल भी तो हो सकता है। सर रिवर्सल हो सकता है मतलब? हाँ, इस बार जॉइंट प्रोमिसर रिवर्स हो गए। इस बार लोन जो है जॉइंट प्रोमिसर ने मिलके दिया है। जॉइंट प्रोमिसर ने क्या किया है? लोन दिया है। मतलब ठाकुर साहब ने जब कहा कि भाई मुझे पैसा चाहिए तो तीनों ने मिलके दे दिया। ठाकुर साहब देखो हमारी तरफ से 30,000 है, हम तीनों ने 10,000 रुपए इकट्ठे करके आपको दे दिया। आपको 30 ही तो चाहिए था, आपका काम हो गया, हम तीनों ने मिलके दे दिए। पहला सवाल, हु कैन डिमांड मनी फ्रॉम ठाकुर? हु कैन डिमांड मनी फ्रॉम ठाकुर? तीनों एक साथ या तीनों में से कोई भी एक? बट ठाकुर साहब में तो लिखा था एनी वन ऑफ फ्रॉम द जॉइंट प्रोमिसर। बोलो। अच्छा, तुम में से कई बार लग ये भी तो कह रहे हैं कि कोई भी एक मांग लेगा। हाँ, कोई भी एक मांग लेगा और लेके भाग लेगा। जय वीरू बसंती ने तीनों मिलकर लोन लिया, दिया। फिर लॉ में क्या लिखा है? तीनों में से कोई भी मांग लेगा, फिर जय कहेगा पैसा निकालो, ठाकुर दे देंगे और भाग जाएगा। तो जय वीरू का पैसा नहीं मर गया, बसंती का और वीरू का। तो इसमें जज ने रिवर्स लिखा है। क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन में प्रोमिसर कौन है? इसमें क्या लिखा है? तीनों, ऑल द जॉइंट प्रोमिसर टुगेदर डिमांड मनी। जब ठाकुर साहब को मांगने थे तो तीनों में से किसी से भी मांग सकते थे। जब इन तीनों को ठाकुर से पैसा मांगना है तो ये तीनों मिल के मांगे, वरना एक मांग के तो भाग जाएगा ना। हाँ, प्रोमिसर हुआ। चलो, ये जॉइंट प्रोमिसर थे, अब ये क्या बन गए? अब इसको काट दो, अब ये क्या बन गए? जॉइंट। और ठाकुर साहब क्या बन गए? सिर्फ प्रोमिसर है ना, कि मैं पैसा चुकाने का वादा करता हूं। अगला सवाल सुनना ध्यान से। बसंती डाइड, अब कौन पैसा मांगेगा? खाली। अब कौन जाएगा ठाकुर साहब से पैसा मांगने? जय वीरू नहीं, जय वीरू प्लस मौसी। तीन जनों को इकट्ठा होकर पैसा मांगना है। तो जज ने बोला कि अगर एक मर गया है तो उसके घर वाले पैसा मांगेंगे। तो अब अगर बसंती की मृत्यु हो गई तो ठाकुर साहब के सामने जय वीरू नहीं जाएंगे, जय वीरू को मौसी को साथ लेके जाना पड़ेगा, ताकि मौसी को यह पता रहे कि बसंती को पैसा मिलना है। और जब बसंती को पैसा मिलना है तो बसंती तो है नहीं, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा मिलना चाहिए। समझ में ना बात? तो ऐसा नहीं, फिर तो जय और वीरू बेईमानी नहीं कर लेंगे। जय और वीरू कहेंगे बसंती तो है नहीं, तू और मैं मिलकर पैसे मांग लेते, भाग जाते। तो कम से कम इनका पैसा मौसी को तो दे दो यार, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, अगर तीनों जॉइंट प्रोमिसरी की डेथ होगी तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ठाकुर साहब के घर जाके पैसा मांगेंगे, तो फिर एक को मिल जाएंगे। हाँ, सेक्शन 45 पढ़ो बात भाई, क्या लिखा है? When a person has made the promise two or more joint promises jointly, all, क्या खतरनाक वर्ड लिखा है? All the joint promises, तीनों के तीनों इकट्ठे जाकर पैसा मांगेंगे। एग्जाम्पल पढ़ लो जल्दी। सही एग्जाम्पल? आफ्टर द डेथ
वीरू बैसंती जॉइंटली। तो यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो भैया, ओ भाई, समझ गए ना? अब देखो, इस बार भाई सेम बात जो हमने 37 में पढ़ी थी, है ना? 37 में हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं पढ़ाने आया, याद आया बात, और बच्चे कह रहे हैं सर आज मत पढ़ाओ, बच्चे कह रहे हैं आज मत पढ़ाओ सर, नहीं लाइट आ रही है, आज मत पढ़ाओ। फिर मैं जब अगली क्लास में आया तो मुझे चैप्टर 8 पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाना पड़ेगा? नहीं पढ़ाना पड़ेगा। अब 37 के बाद 38 ने ये बोला कि सर आपको चैप्टर 8 पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस 3 बातें पूरी कर देना, मतलब अपनी तरफ से 3 बात प्रूफ कर देना, तो बच्चों को भी चैप्टर 8 खुद पढ़ेंगे। मैंने कहा बताओ जज साहब क्या पूरा करना है? जज साहब ने बोला सर आपको पहले तो बताना है कि आप जब पढ़ाने आए तो आपने कोई शर्त नहीं रखी थी, मतलब जैसा रोज करते हो वैसे करते हो, कोई स्पेशल शर्त नहीं रखी थी। मतलब कि क्या कहते हैं, एसी नहीं चलेगा उस दिन, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं सब जमीन में बैठ के पढ़ेंगे, समझ रहे बात को? कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। दूसरी बात, जब मैं पढ़ाने आया तो कहां पढ़ाने आया? जहां तुम हमेशा आते हो, और उसी टाइम पे जो टाइम फिक्स था। तो मैंने कहा जज साहब देखो, उसी टाइम पे बुलाया, उसी प्लेस पे बुलाया। मैंने बच्चों को ये नहीं बोला था कि भैया रात को 12 बजे काली घाटी के पीछे पहुंच जाना, मैंने उन्हें काली घाटी नहीं बुलाया, ठीक है? ये बात बच्चे शरीफ थे, तुमने ही बोला हाँ सर उसी टाइम पे पहुंचे थे हम, सीसीटीवी कैमरे है ना। अगली बात, अगर कोई गुड्स है तो गुड्स है तो मतलब उसको चेक करने की पूरी क्या मिले तुम्हें? अपॉर्चुनिटी मिले। तो मैंने कहा देखो अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो बच्चों को पूरी चेक करने की अपॉर्चुनिटी थी कि लॉ ही पढ़ेंगे, वही टॉपिक पढ़ेंगे, उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो बच्चे के पूरी तीनों बातें बच्चों के लिए मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से निभाई। मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी कि भूखे ही आना है, मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी कि पानी नहीं पीना है, मैंने गलत जगह और गलत टाइम पे नहीं बुलाया कि मैंने जगह तो बुलाया कोचिंग में आना, लेकिन मैंने कहा शाम को आना, ऐसा नहीं किया। और ना मैंने उनको पूरी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी थी चेक करने की, भाई लाइट आ रही है, ये मैं पढ़ा रहा हूं, यहां बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन बच्चा फिर भी क्या कह रहा है? आज नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने अगर ये बातें पूरी कर दी तो मैं अपनी लायबिलिटी से मुक्त या डिस्चार्ज कहलाया जाऊंगा, क्योंकि सेक्शन 37 ने बोला मेरी तरफ से मानी गई अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। 37 ने बोला अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के बाद 3 बातों को मैंने प्रूफ कर दिया, तो 37, 38 ने मिलकर मुझे मेरी लायबिलिटी से खत्म कर दिया, मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। ठीक है ना? सेम बात ये वाला क्वेश्चन देखना। ए ने कहा बी को कि भाई मेरे घर की मरम्मत कर दे, है ना? पर वो कह रहा चल भाई घर चलो, कह रहा घर नहीं लेके जाऊंगा तुझे। भाई ये क्या बात हुई भाई? समझ रहे बात को? ठीक है, अब वो कह रहा घर नहीं लेके जाऊंगा। अब तुम कह रहे सर ना मुझे अलग से कोचिंग पढ़ा दो, मेरे घर पे पढ़ा दो। फिर मैंने कहा ठीक है भाई घर का एड्रेस देता है, मैं आ जाऊंगा, अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, वो कह रहा एड्रेस नहीं बताऊंगा, पर अनजान लोगों को एड्रेस नहीं बताता भाई। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई भाई? अभी कह रहे घर कोचिंग में नहीं पढ़ाओ, कहां पढ़ाओ? होम ट्यूशन टाइप घर पे पढ़ाओ। फिर कह रहा घर पे नहीं बताऊंगा, तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है? अब देखो क्या लिखा है। अब अगर तुम उसको घर ही नहीं दिखा रहे तो फिर वो अपनी लायबिलिटी से क्या हो गया? मुक्त हो गया। अब तुम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, बल्कि वो तुम्हारे ऊपर केस करेगा। पैसे निकाल, तूने बोला था। फिर महीने बाद तो 37, 38 समझ गए? इसका रिवर्स कर दे, रिवर्स। इस बार जब पढ़ाने तुम पढ़ने आए, तुमने कहा सर मौत का फरमान तो जारी हो गया। मौत का फरमान तो जारी हो ही गया है, दिन उल्टे गिन रहे हैं हम तो। बस कुछ दिनों के बाद एग्जाम वाले महीने के 15 दिन ही है। भगवान कम से कम मंथ के एंड में तो रखते पेपर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया एग्जाम मान लो सितंबर में, तो 25 सितंबर से पेपर होंगे। नहीं, बताओ। हाँ वही तो। अब बताओ, अब क्या कहते हैं, मौत का फरमान जारी हो गया नहीं हो गया?
अब मौत का फरमान जारी हो गया, बच्चे थर थर कांप रहे हैं। ये देखो टांगे कांप रही हैं इसकी, कांप रही नहीं कांप रही टांगे, खुद देख रहा। अरे डर से ऐसी होता खुद को नहीं पता लगता, हाथ पांव कांप रहे मेरे। अब हाथ पांव कांपने शुरू हुए, तुम डरते डरते आए भाई ये पढ़ना है वो पढ़ना है ये पढ़ना है। जब मैंने कहा आज नहीं पढ़ रहे, अब मैंने कहा नहीं पढ़ रहे, कर लो क्या कर लोगे। अब तो जज ने बोला दो ऑप्शन होते हैं हमेशा एक प्रोमिसी के पास। पहला, कॉन्ट्रैक्ट को तभी के तभी टर्मिनेट करो और डैमेजेस ले लो, ठीक है। अगला दूसरा तरीका ये कि तुमने फिर पूछा कि सर देखो आज नहीं पढ़ा रहे, ऐसा परसों तो नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं भाई परसों नहीं करेंगे, बस आज मजे लेने थे तुमसे, ले लिए मजे। तो तुमने बोला चलो ठीक है काम करते हैं, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया उस दिन का तो डैमेजेस ले लो, बाकी आपके भरोसे पर कंटिन्यू करने के लिए तैयार है। तो जज ने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए, या तो कहते हो हम पढ़ेंगे ही नहीं भाई, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप कहते हो चलो ठीक है जिस दिन आए हैं उस दिन के डैमेज दे दो और परसों की क्लास में ऐसी बेईमानी मत करना सर। तो जज ने बोला दो ऑप्शन मिलते हैं प्रोमिसी को, है ना। ब्रीच एक तरीके से ब्रीच ही तो हुआ, धोखा ही तो हुआ, लेकिन मैंने कहा भाई धोखा मैं परसों पढ़ाऊंगा आज ही नहीं पढ़ा रहा। तो जज ने बोला ठीक है भाई ये वाला केस लॉ पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लो जरा। तो प्रोमिसी अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। वो तो खैर बता दिया ना, देख रहा है विनोद, देख रहा कितनी अभी टांगे कांप रही थी और अभी इतनी खोपड़ी चला रहा अभी है। भाई उसमें देखो एक तो टीचर ने तुम्हें बता दिया कि भाई आज मुझे आज लॉ की क्लास नहीं, मेरी लॉ नहीं, आज क्लास नहीं होगी लॉ की, तो तुम्हें बता दिया। एक दूसरा होता है इमरजेंसी हो सकती है भाई मान लो क्या कहते हैं कोई टीचर दूर से आ रहा है, मान लो सर मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, सर मेट्रो से आ रहा है, मेट्रो जाम हो गई, होता है ना। पता लगा मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ, गाजियाबाद में दंगे हो गए, गाजियाबाद इलाका ही ऐसा है। पिक्चर नहीं देखी तुमने वो जिला गाजियाबाद? देख लेना भाई जिला गाजियाबाद, तुम्हें पता लग जाएगा गाजियाबाद के बारे में, है ना। तो नहीं तुम मेरे बारे में गलत धारणाएं बनाओगे, फिर तुम्हें लगेगा कि सर के बैग में सर के लंच बॉक्स में लंच नहीं है, कट्टे हैं कट्टे लोकल बंदूक को यूपी की भाषा में कट्टे बोले जाते, समझ गए इतना। अगली बात, अब सुनो ध्यान से, अगली बहुत आसान से टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं पढ़ते। अगले टॉपिक भी बिल्कुल है ना क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ते हैं। हेडिंग डालो भाई टाइम एंड प्लेस। क्या डालो? मुझे बताओ क्या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में समय और जगह इंपॉर्टेंट हो सकती है नहीं हो सकती? बताओ किस कॉन्ट्रैक्ट में? इससे भी भयंकर अगर कोई हो जाए, हाँ शादी के केस में। अब मान लो शादी के केस में पंडित जी ने मुहूर्त निकाल रखा है कि भाई इसके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से इस दिन रात को 11 बजे से पहले फेरे हो जाने चाहिए, वरना जिंदगी भर शादी नहीं होगी इसकी। तो घर वाले दूल्हे को 2 दिन पहले ही वेन्यू में बिठा रखा। भाई जाम लग गया उस दिन, है ना, शहर में कोई दंगे हो गए, कोई नेताजी आ गए, वहां बैरिकेडिंग लग गई, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया तो अंधेरा हो गया। भाई हम ये कोई रिस्क नहीं ले सकते कि पता लगा वहां सेना ने बोल दिया भैया रात को ब्लैकआउट हो जाएगा, जैसे पंजाब में और वहां राजस्थान वगैरह में हुआ, और वहां इंसान की शादी तो वहां ब्लैकआउट अंधेरे में, इधर ट्रैवलिंग मूवमेंट नहीं हो सकती, पता लगा मूवमेंट करोगे ड्रोन गिर जाएगा ऊपर से। तुमने बोला भाई रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, वो वाला मीम चलेगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। 2-3 दिन से वेन्यू पे बैठे हो तुम, पंडित जी भी तुमने किडनैप कर लिए, पंडित जी यहीं बैठोगे, और जैसे ही मुहूर्त शुरू होगा फेरे स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। ऐसी जयमाला का मुहूर्त, यानी कि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिनमें हो सकता है 10 मिनट भी क्या हो, कि पंडित जी ने बोला भाई 10 मिनट में 5-6 फेरे तो ले लोगे, है कि नहीं बात, जल्दी जल्दी दौड़ के घूम जाना, समझ रहे हो बात को।
तो 10 मिनट के बाद लड़के की शादी जिंदगी में मुहूर्त ही नहीं है, उसकी शादी का अगला जन्म लेना पड़ेगा उसे। तो तुमने बोला भाई ये तो बहुत तगड़ी बात है। अब पहला सवाल, इसका मतलब जितना समय इंपॉर्टेंट है उतना प्लेस भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया फेरे कहां लेने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बात, पहला सवाल, अब एक बच्चे लो बच्चे, एक भाई बालक हमारा वो कह रहा है दूसरे दुकानदार के पास गया जयमाला लेने। भाई जयमाला डल जाती है ना, भाई ने क्या किया, जयमाला की पूरी एडवांस पेमेंट कर दी, है ना। और जयमाला वाले ने क्या किया, प्रॉमिस टू डिलीवर कि भाई मैं आपकी जयमाला बिल्कुल सही समय पर सही स्थान पर क्या करूंगा, पहुंचा दूंगा। समझ रहे हो। अब वाला मीम चला, इतनी खुशी गोविंदा वाला, तुम्हें इतनी खुशी शादी की कि तुमने उसको टाइम नहीं बताया कब आना है। नो टाइम फिक्स्ड। समझ में बात। तुमने जगह तो बता दी कि भैया मेरी शादी वहां पे प्रीतम फार्म में, मैं अपने प्रीतम से प्रीतम फार्म में शादी कर रहा हूं, ठीक है, वहां पे आ जियो। अब उसने ये नहीं बताया कि भाई वो टाइम क्या है आने का, भाई दिन की शादी है, रात की शादी, कुछ तो बता के आओगे। अब बताओ जज ने क्या बोला, जज ने कहा भाई खुशी में टाइम नहीं बता के आ रहा। अब बोलो, सिंपल आंसर है, पहले से जानते हो क्या, रीजनेबल टाइम। अब मान लो भाई रात की शादी है, तो भाई रीजनेबल टाइम क्या हो गया, 10 बजे तक का रीजनेबल टाइम हो जाएगा कि भाई कोई बंदा जयमाला कर रहा है, आप क्या कहते हैं, अगले दिन सुबह तो करेगा नहीं, तारों की छांव में, क्योंकि तारों की छांव में तो कार्ड पे लिखा होता है ना, विदाई होगी तारों की छांव में, वहां दूल्हा दुल्हन रो रहे हैं, तुम वहां जयमाला लेके पहुंच रहे हो, अच्छा लगता है इसे। तो जज ने बोला भाई जयमाला वाला भी, वेन्यू वाला भी, हर कोई जानता है कि जयमाला का रीजनेबल टाइम क्या है, इसलिए रीजनेबल टाइम मैटर ऑफ फैक्ट है, मैं इसे लॉ में नहीं लिख सकता। रीजनेबल टाइम क्या है। अब पता लगा दूल्हे की बाराती लेट चल रही है, तो वो तो रात को 12-1 बजे भी जयमाला कर रहा है, तो उसके लिए रीजनेबल टाइम तो 12-1 बजे भी हो जाएगा। तो इसलिए जज साहब ने बोला रीजनेबल टाइम लॉ में नहीं लिखा जा सकता। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 2, तुमने बोला कि भाई इस दिन शादी है ना, इस प्लेस पे शादी है, ठीक है, लेकिन मान लो वो पर्सनल मैटर नहीं था, वो ऑफिस का मैटर था, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। तुमने उसे टाइम नहीं बताया, अब कब पहुंचे वो। तो अब अगर तुम कह रहे हो कि सर इसका आंसर तो वही है जो ऊपर लिखा है रीजनेबल टाइम, लेकिन यहां पे रीजनेबल टाइम को अंदाजा लगाया जा सकता है, कौन सा, 9 से 5, 6, 7। अब तुम वहां पे रात 10 बजे रीजनेबल टाइम नहीं बोल सकते। इसका मतलब जज ने क्या लिखा, इफ द प्रोडक्ट इज ऑफिशियल प्रोडक्ट एंड डिलीवरी इज टू बी मेड टू एनी ऑफिस, तो रीजनेबल टाइम क्या होगा, हाँ, ऑन सच डे, उस दिन तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, ऑन सच डे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ये बात लिखी, पहला सवाल लिखा जज साहब ने सेक्शन 46 में, दूसरा सवाल का जवाब दिया जज साहब ने सेक्शन 47 में, है ना। अगली बात, अब तुम में से एक बालक ने कहा कि जयमाला अगर होगी तो जयमाला होगी कुछ इस स्टाइल में, कैसे आ रहा है ये, पहुंच गए भाई, पहुंच गए। गाना भी पता नहीं कौन चला रखा है, ठीक है।
बस भाई अब तो समझ गए। अब ये बताओ जयमाला कैसे आ रही है? ये बीच बीच में कुछ अलग 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 नाटक होते हैं ना। अब ये बताओ जयमाला कैसे आ रही है? ड्रोन से। अब सुनेंगे ध्यान से। सवाल ये आया कि जयमाला वाला कह रहा मैं तो वेन्यू पे आ गया, है ना। जयमाला वाला कह रहा है वेन्यू पे आ गया, तो जयमाला वाला ड्रोन ही उड़ाता रहे हवा में। 7 बजे से लेकर बैठा ड्रोन हवा में चल रहा है। लोग कह रहे हैं भाई वो क्या है वो क्या है। तो सरप्राइज खत्म नहीं हो जाएगा? सरप्राइज खत्म हो जाएगा ना। तो तुमने बोला कि भाई जयमाले वाला को तू आएगा भी इस समय, लेकिन इस समय आने के बाद ये मत सोचो कि उसी समय तेरे को मुझे जयमाला देनी है। जयमाला जब देनी है जब मैं स्टेज पे ऐसा इशारा करूंगा। समझ में बात? उससे सरप्राइज है भाई। क्या है सरप्राइज? है जब मैं इशारा करूंगा तब तेरे को आना है। ठीक है भाई? अबे एक ही है, ये दो नहीं है। अच्छा एक हाथ में। ओ भाई गॉड, एक पहली पहुंच चुकी है। मुझे लगा एक से क्या चक्कर है। अब जयमाला पूरी देखोगे? ऐसा तो होता है। ड्रोन से आ गई। अब इसको क्या सवाल बना, लिखो। जयमाला वाला कौन है? प्रोमिसर। जयमाला वाला कौन है? तो जज साहब ने लिखा कुछ केसेस में प्रोमिसर नॉट टू परफॉर्म, प्रोमिसर को परफॉर्म नहीं करना अपना प्रॉमिस अंटिल अप्लाई बाय प्रोमिसी। ऐसे लिखो विदाउट एप्लीकेशन बाय। तो नीचे लिख लेंगे ताकि याद रहे, ड्रोन से जयमाला, है ना। तो प्रोमिसी जब कहेगा ना तब ही परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि तू वहां पे खड़ा है, तेरे पास ड्रोन भी है, तुझे जल्दी हो रही जाने की। नहीं भाई, अब जयमाला 8 बजे हो, 9 बजे हो, 10 बजे हो, जयमाला तभी उड़ती हुई आएगी जब मैं इशारा करूंगा। तो आंसर क्या लिखेंगे बताओ? बोलो आंसर लिखो। प्रोमिसी मस्ट अप्लाई फॉर, प्रोमिसी बोलेगा, प्रोमिसी मस्ट अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस। प्रोमिसी यानी कि तुम जयमाला वाले को अप्लाई करोगे परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि वो तो पूरी रात बैठा रहेगा। अगर तुमने इशारा नहीं किया तो वो तो कहेगा भैया मैं तो पूरी रात बैठा रहा, मेरी कोई गलती नहीं है, पैसे निकालो मेरे, है ना। आप जैसे इशारा करते मैं वो ड्रोन उड़ा देता, बात खत्म। समझ में आई ना बात? तो प्रोमिसी को अप्लाई करना है। प्रोमिसर अपनी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं देगा जब तक कि तुम नहीं बोलोगे। समझ में आया क्वेश्चन? अगली बात भाई, तुम्हारी अंतरात्मा में इतनी खुशी कि पैसे तो दे आए, और साथ में क्या कहते हैं, कुछ बोल के नहीं आए। जयमाला वाला कर चिल्ला रहा तुम्हारे को, भैया भैया, वो कह रहा पहुंच जाइए अपने आप। पहले बार तो खुशी इतनी थी कि जगह बता गए, टाइम नहीं बता गए। इस बार नो प्लेस नो टाइम, बस एडवांस दिया और भगते चले गए। अब क्या होगा भाई? ये बात लिखी सेक्शन 48 ने, ये बात लिखी सेक्शन 49 ने। अब क्या होगा? नो प्लेस नो टाइम नहीं। प्रोमिसर जयमाला वाला, अरे क्या पता उसके पास तुम फोन नंबर पकड़ा गए हो, तो जज ने बोला भाई दुकानदार तू भी तो कोई जिम्मेदारी निभा सकता है। कोई बंदा टाइम नहीं बता गया, जगह नहीं बता गया, तो कम से कम उसकी शादी थोड़ी तुड़वा देगा। पूछ लेना फोन करके कहाँ आना है। देख रहे हो विनोद, कह रहा मैं तो नंबर नहीं दे के आऊंगा। तुम तक भी पहुंचेंगे, चिंता मत करो। प्रोमिसर विल आस्क टू फिक्स द प्लेस। प्रोमिसर बोलेगा, जयमाला वाला बोलेगा कि भैया क्या करो, जगह मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 जो भाई हमारे पूछ रहे हैं, है ना,
नो प्लेस, नो टाइम एंड नो डिटेल, नो फोन नंबर। अब बताओ अब क्या करें? यही सवाल था भाई का। जज ने लिखी फिर भी एक बात, जयमाला मिल, इसका मतलब जयमाला मिलेगी नहीं उसे? मिलेगी। अरे अब भैया अपने दिल पे लेके देखो, तुम क्या करोगे? नहीं भाई ये नहीं करोगे तुम, अभी खुद की जयमाला बुक नहीं करी ना, देख रहा कभी डबल डबल पैसे लगा रहे हो। नहीं भाई तुमने जयमाला बुक कर दी 20,000 रुपए की, तो 20,000 रुपए बर्बाद कर दोगे अपने? क्या करोगे? बातें मत करो, क्या करोगे? बिल्कुल सही बात, उसके पास जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा तो किसी भाई बंधु को भेजूंगा। अबे यार ना उसे टाइम बताया, ना उसे प्लेस बताया, ना उसे फोन नंबर दिया, भाई उसकी दुकान बता रहा हूं वहां चला जा। तो जज कह रहे हैं अपने पैसे थोड़ी बर्बाद करोगे, तो जज ने ये लिख रखा है बेकार पैसे, गेंदे के फूल से कर लेंगे, ससुराल गेंदा फूल। पीछे वाला तो गेंदे से फूल से करने को तैयार है। आंसर क्या होगा? कहां डिलीवर होगा? गुड्स शैल बी डिलीवर at the place where contract is entered। तो जज ने बोला मोस्टली 100% कॉन्ट्रैक्ट कहां एंटर होते होंगे? दुकान पे या ऑफिस पे। मैंने तुम्हें पढ़ाना है कॉन्ट्रैक्ट क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट यही एंटर कराऊंगा। तो जज ने बोला इसमें क्या दिक्कत है? तुम ये बताओ तुमने जयमाला कॉन्ट्रैक्ट कहां किया? प्रॉमिस ही कह रहा है, तुम कह रहे हो सर मैंने जयमाला कॉन्ट्रैक्ट जयमाला वाले की दुकान पे जाके किया। तो जज ने बोला जयमाला दुकान पे डिलीवर होगी, दुकान पे पहुंच जाना। कहां डिलीवर होगी? दुकान पे डिलीवर होगी, दुकान पे पहुंच जाना, सिंपल बात। तो तुम खुद चले जाना, किसी भाई बंधु को भेज देना, दुकान से आके जयमाला उठा लेगा। अरे प्रैक्टिकल ये नहीं करते क्या? तो जो प्रैक्टिकल करते हैं लॉ उसी से तो इंस्पायर्ड होता है। ये जितने भी चीजें बनी है, जितने क्वेश्चन है, ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें जज ने अपनी जरूरत से दिमाग मारा हो। जज ने कहा भाई तू बता तू क्या करता है? उसने बोला रीजनेबल टाइम तक पहुंच जाऊंगा, तो लिख दिया जज ने। जज ने बोला तू बता, तूने ना नंबर दिया ना तूने जगह बताई, अब क्या 20,000 रुपए बर्बाद तेरे? 20,000 छोड़, तू 1 लाख रुपए की जयमाला कर दी, तू 5,000 की जयमाला बुक कर दी, बर्बाद। वो कह रहा नहीं नहीं दुकान पे पहुंचूंगा। तो जज ने कहा लिख दे, वही तो लिख रहा हूं लॉ में, वो लिख देता हूं, दुकान पे पहुंच जाऊंगा। है कि नहीं बात? जयमाला ने वाले बोला तूने बोला कि ड्रोन से माला आएगी, बता अब माला कब आएगी? तो उसने बोला जब मैं कहूंगा ड्रोन से लेके आ। जज ने कर ले, यही तो लिख दी बात। तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कुछ पता नहीं क्या लिखा होगा? तुम क्या करते हैं इस केस में? तुम वही करते जो लॉ ने लिखा है, या ये कह दो कि जिस बंदे ने कहा मैं ये करता, जज ने वो लॉ में लिख दिया। जज ने बोला जयमाला कहां लेगा? दुकान पे जाके ले लूंगा। तो जज ने कहा लिख देता हूं कहां है, जहां बस दुकान की जगह जज ने क्या लिखा? वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज, बस बात खत्म। वही जो हम कर रहे हैं वही जज लिख रहा है। अगला सवाल, प्रोडक्ट ऐसा था जो मैन्युफैक्चर होता, नो प्लेस, नो फोन नंबर, बट गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर। तो बताओ जज ने क्या बोला? ना तेरे पास फोन नंबर है, ना तेरे पास जगह है, ना तेरे टाइम बता के गया कोई। अब क्या करें? अब जयमाला कहां डिलीवर होगी, गुड्स कहां डिलीवर होंगे? बोलो दीदी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा, याद रखना। तीन जने की बात मत किया करो। बताओ जयमाला कहां डिलीवर होगी? जज ने बोला सिंपल, अब क्या दुकान पे जाएगा? मैंने कहा नहीं दुकान पे नहीं जाऊंगा। इसने बोला था गुड्स तो वहां फैक्ट्री में बनते हैं। तो जज ने बोला वही लिख देता हूं। गुड्स कहां डिलीवर होंगे? गुड्स डिलीवर एट द प्लेस वेयर गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर। वेयर गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर, है ना। आखिरी सवाल, अगर कोई एडजस्टमेंट रह रही है, एडजस्टमेंट मतलब सुनो ध्यान से कि भाई तुमने जयमाला बुक कर दी, लेकिन तुम भी व्यापारी, जयमाला वाला भी व्यापारी, तुमने बोला भाई ओ भाई तेरे पे उधारी भी चल रही है पहली। तो जयमाला वाला क्या कह रहा है? भैया कितनी उधारी थी? तुमने कहा 5,000 रुपए उधारी थी। तो बताओ तुम क्या करोगे?
तुम कहोगे भाई जयमाला कितने की, 20 की, 5 कट गए तेरे, 15 पकड़। इसमें कोई बुराई थोड़ी है ना। इत्तेफाक से जिस दुकानदार के पास तुम गए उसी के ऊपर तुम्हारी उधारी चल रही थी, तो तुमने कहा बढ़िया बात है भाई, पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एडजस्ट कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है अगर ऐसी एडजस्टमेंट की कोई नौबत आई तो क्या करना चाहिए, बोलो। कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए? तो जज ने बोला कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म इन द मैनर ऑफ प्रोमिसी, जैसा प्रोमिसी बोले। प्रोमिसी कौन? तुम। प्रोमिसर कौन? जयमाला वाला। तो तुम कह रहे हो भाई तेरे ऊपर तो पहले उधारी चल रही है ना, मैं वो पैसे काटूंगा, तो आंसर क्या लिखोगे? जज ने बोला यस, है ना, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोमिसी, जैसे प्रोमिसी की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप काम पूरा कर लेंगे। अच्छा, यहां रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि भैया मेरी शादी दिन में है, तो जयमाला कब पहुंचा देना? दिन में। पहली उधारी चुकानी है तो एडजस्टमेंट क्या कर लेना? कर लेना। समझ गए? अब ये बात सेक्शन 50 ने लिख दी। अब इसका मतलब हमने 46 से लेके 50 तक सेक्शन पढ़ लिए, है ना। अब उनको लिखा कैसे है? टाइम एंड प्लेस फॉर द प्रॉमिस, ठीक है। 46 से 50 तक पढ़ ले, 40 से 50। ये बताओ पहला सवाल, जो पहला सवाल क्या है मेरा? कोई टाइम नहीं बताया। अब इसको जज ने कैसे लिखा? देयर इज अ टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बट वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। यहां नो एप्लीकेशन का मतलब है कि प्रॉमिस ही बात नहीं करेगा। तो नो एप्लीकेशन का मतलब क्या है? तुम प्रॉमिस ही तुमसे बोलेगा नहीं। यू कैन नॉट डिमांड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, मतलब तुम जयमाला वाले को कॉल करोगे नहीं और तुमने उसे टाइम बताया नहीं, जगह बता रखी है, तो क्या होगा? हमने भी तो ये लिखा, रीजनेबल टाइम। मैं कॉल करूंगा नहीं तो मेरे ना कॉल करने को क्या बोला गया? नो एप्लीकेशन टू बी मेड। मैं अप्लाई करूंगा नहीं, मैं कॉल करूंगा नहीं, ठीक है ना। टाइम मैं बता के नहीं आया, जगह जरूर बताया हूं। जज ने बोला भाई देख वो कॉल नहीं करेगा, टाइम वो बता के नहीं आया, तो तेरी जिम्मेदारी है, तू क्या कर? रीजनेबल टाइम। अगली बात, ठीक है, यहां डे बता दिया और प्लेस बता दिया, है ना, लेकिन टाइम एग्जैक्ट नहीं बताया, सिर्फ टाइम बता दिया टेंटेटिव कि भाई हम इतने से इतने समय तक लगभग बैठते हैं, हमारा ऑफिस है। तो जज ने क्या बोला? यूजुअल आवर्स ऑफ, है ना। और उसमें बोला था कि हमने बता दिया कि ऑफिस है हमारा, ऑफिस लगभग इतने बजे तक खुल जाता है और इतने बजे बंद करते हैं, लेकिन मैं कॉल नहीं करूंगा तेरे को। तो तुमने दिन बता दिया, तुमने ऑफिस की जगह बता दी और तुमने बता दिया ऑफिस में आना है। तो अब जयमाला वाले की जिम्मेदारी होगी, अगर कोई भी बंदा ऑफिस में पहुंचता है तो रात को 10-11 बजे नहीं पहुंचेगा, शाम को 5-6 बजे तक ही खुलते हैं नॉर्मली ऑफिस। समझ में आ गई बात? ये पढ़ के देख लो। अब ये थोड़ी तुमने अमेजोन वाले सामान मंगाया, रात को 1 बजे कह रहा पानी लेता आइयो, तो पानी पिलाऊं रात को 1 बजे दरवाजा खोल के, है कि नहीं बात? तो रात को 1 बजे कोई वैलिड टाइम नहीं होता। अगली बात, 48 में क्या था? ड्रोन। बाबू 48 में क्या था? ड्रोन से माला। याद आया एग्जाम्पल? तो क्या लिखना है? कौन अप्लाई करेगा? प्रोमिसी। जयमाला वाला कौन है? प्रोमिसर। हम कौन है? प्रोमिसी। प्रोमिसी अप्लाई करेगा कि भाई इस समय पर तुझे लेके आनी है बात, ठीक है। अगली बात, कोई जगह नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारा, तो क्या होना है? कौन कॉल करेगा? ये लिखी बात, प्रोमिसर अप्लाई टू द प्रोमिसी, कि भाई मुझे जगह बता दे। इट इज द ड्यूटी ऑफ जयमाला वाला टू कॉल द प्रोमिसी, कि भाई मुझे जगह बता, मुझे आना कहां है, ठीक है। अगली बात, अगर वो जगह भी ना बताए तो सामान कहां डिलीवर होता है?
जहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये लिखी बात, उस प्लेस पे बनाना है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा एक और बात, अगर वो सामान मैन्युफैक्चर होता है तो कहां डिलीवर होगा? अब ये मैन्युफैक्चरिंग वाली बात पता कहां लिखी है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, समझ रहे हो? इसको मैंने यहां इसलिए बता दी क्योंकि वो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का लॉ है वो यहां भी इक्वली एप्लीकेबल होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि भाई क्या कहते हैं, मैंने तो अपने यहां नहीं बताया कि मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कहां डिलीवर करना है, तो जयमाला गुड्स होगी ना, है ना? तो वो कहेगा कि चलो मैंने नहीं बताया तो भैया मेरे भाई से पूछ ले, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से पूछे तो गुड्स के बारे में बात करता है, तो बात तो बराबर ही होगी ना। तो वो जितना गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी एप्लीकेबल हो जाएगा कि हमें कहां जाना पड़ेगा? फैक्ट्री जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? और आखिरी सेक्शन 50, अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है तो ये ओस का मतलब क्या होता है बाबू? ओस का मतलब क्या होता है? देने हैं, समझ में ना बात? कई बार बच्चा एग्जाम में भूल जाता, सर ओस का मतलब क्या था? ए को देने हैं 2 लाख रुपए, बी ने बोला ठीक है भाई मैं तुझे सामान दे दूंगा लेकिन ये 2 लाख रुपए क्या हो जाएंगे? हमारे आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट तभी करूंगा तेरे से। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो क्या दिक्कत है? समझ में आ गई बात? तो ये हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा? अच्छा अगली बात मुझे बताओ, तुमने जयमाला बुक कर दी, तुमने टाइम भी बता दिया, तुमने समय भी बताया, तुमने प्लेस भी बताया, जयमाला वाला बेचारा आ रहा है झूलता 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 सुबह 5 बजे, वहां दूल्हा दुल्हन डोल रहे हैं आपस में, है ना? मतलब विदाई के टाइम पे विदाई सेरेमनी चल रही है। अब ये बताओ जयमाला वाला सुबह आ रहा है, बस दूल्हा दुल्हन वेन्यू छोड़ के घर क्या कर रहे हैं? डोली को विदाई दी जा रही है, वह जयमाला वाला डोली आगे नहीं जाएगी, पहले जयमाला कर लो। भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वैलिड? बोलो भाई पीछे दीदी बतियाते, तुम आपस में नीचे जाके भी तो बात कर सकते हो। एक और तुमने पकड़ ली, बहन तू भी आ जा हमारे साथ, अलग अलग बैठना कल से। ओ भाई बाल बिल्कुल बढ़िया है, टिंच है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए अलग अलग बैठना। अब देखो पंगे लेंगे तो फिर इधर वाले समझ गए पंगे नहीं लेना सर से। समझ में बात? बातें मत करो, अरे अभी बातें नहीं करोगे तो इंटर में और मौका मिलेगा साथ में बात करने का। गलत कह रहा हूं भाई? सही नहीं कह रहा मैं? अभी बातें नहीं करी तो जब रिजल्ट आएगा फाउंडेशन का तो इंटर में ज्यादा समय मिलेगा, क्योंकि फाउंडेशन में मिलते 5 महीने, इंटर में मिलते 10-11 महीने। तो इंटर में बात करना, अभी बात अभी कितनी देर बात करोगे? 3 महीने और रहेगा जुम्मा जुम्मा, जुम्मा जुम्मा 3 महीने रह गए नहीं रह गए? और जब इंटर में साथ बैठ के बात करेंगे तो क्या होगा? अरे तो उन्हें तो बात ही करनी है, ठीक है? तो तुम्हें कितना समय मिलेगा? 11 महीने मिलेंगे। सितंबर में पेपर दोगे, इंटर का पेपर पड़ेगा अगले सितंबर में, पूरे 10-11 महीने मिलेंगे बात करने के, पेट भर के बात करना। इसलिए पहले फाउंडेशन कर लो। भाई कैलेंडर देख रहा हूं मोबाइल में, इतने ही महीने, सही कह रहा हूं मैं? सुनो इधर, तुम यार मुझे भड़काते रहते हो तो मुझे फिर मजे लेने पड़ते। सुन नहीं रहे भाई, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जयमाला वाला सुबह आ रहा 5 बजे, कह रहा है विदाई समारोह बाद में करना, पहले जयमाला कर लो। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वैलिड? गलत जवाब। इसलिए कह रहा हूं सुन लो गलत क्यों है। अब दूल्हे को तो गुस्सा आ गया, दूल्हा कह रहा है भाई तरीका नहीं है तेरा ये, तुझे मैं पैसे भी दे गया, तेरे को तो मैं अभी आज ही निपटूंगा तेरे से तो। और तुझे जब रात को 9 बजे जयमाला लेके आए तो सुबह 5 बजे को जयमाला लाता है? लोग नहीं है, रिश्तेदार तो सो गए आधे, पंडित जी मंडप पे सो रहे हैं, है कि नहीं बात? और क्या कहते हैं, अब तू कह रहा जयमाला कर लो। लड़की होशियार थी, लड़की कह रही अरे फोटो तो बननी चाहिए, फोटो हमारी एल्बम में क्या होगा? पता लगा हमारी एल्बम में पूरा हम कवरेज कर रहे हैं, करते 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 पता लगा बीच में जयमाला वाला पोर्शन गायब है, सीधा क्या हो गया, फेरे आ गए। तो लड़की कह रही नहीं नहीं भैया तुम सही कह रहे हो, स्टेज भी तैयार है, स्टेज भी नहीं, स्टेज को भी हटाया नहीं गया, स्टेज भी तैयार, और जयमाला में तुम्हें और मुझे ही तो आना है भाई, जयमाला में तुम्हें और मुझे तो आना है, और जात में जयमाला में हमारे माँ बाप रिश्तेदार आने, वो तो है ही, वो तो है ही नहीं है ही। तो लड़की निकली, ओ दीदी सुन मेरी बात, ओ बहन बतिया,
वो मैंने एक बार एक जोक सुनाया था ना इन्हीं के ऊपर। नहीं मत करो, क्लास की बात करना। जेल 20 साल की सजा काटने के बाद भी क्या बोल रही है दोनों? चल बहन बाकी बातें घर चल के करेंगे। ये वो दो कैदी हैं जेल के जो 20 साल के बाद भी कह रहे बाकी बातें ही खत्म नहीं हो रही, सुन नहीं रही बात। ये मजा जो है ना ये क्लास के बाद का है। ऐसा होता तो क्या हो जाता, मैं तो मना कर देती। पागल हो रही है, फोटो तो बनती मेरी। ये लड़ता घर में जाके। जज क्या कह रहा है उसकी सुन लो पहले भाई। जो बेचारा जज लॉ बना के अल्लाह को प्यारा हो लिया उसकी तो सुन लो, उसकी आत्मा की भी इज्जत रख लो, कुछ शांति जाए। अब वॉइडेबल क्यों, सुनो ध्यान से। अब लड़की कह रही है कि दिक्कत क्या है, फोटो सेशन हो जाने दो। वैसे भी फोटो में तुम और मैं ही और हमारे घर वाले आने, तो फोटो सेशन हो जाने दो। वो बीच का वो ब्रेक क्यों कर रहे हो सीक्वेंस? लड़का कह रहा है ये पिटेगा, लड़की कह रही है अरे पिटेगा बाद में पिटेगा, पहले जयमाला ले ले तू, कभी तू ही पिटे मुझसे। अब ये बताओ, लड़का अगर जयमाला लेने से मना कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। और लड़की ने कहा नहीं नहीं भैया जयमाला दे जाओ, तो तुमने जयमाला को पकड़ते ही कॉन्ट्रैक्ट क्या बना दिया? वैलिड। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वैलिड दोनों हो सकते तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? तो फिर वॉइड क्यों बोल रहे हो? क्या बनेगा? जज ने लिख दिया, दीदी एक बात सुन लेना, जयमाला हाथ में पकड़ते ही अगर तुमने उससे जयमाला ले ली कि चल कोई बात नहीं फोटो सेशन कर लेते हैं, अब कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब कंपनसेशन मत मांगना उससे कि तेरे चक्कर में गड़बड़ हो गई। ये नहीं, या तो मना ही कर दो, और अगर जयमाला पकड़ ली तो तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो गया, बात खत्म। अब उससे कंपनसेशन नहीं मांग सकते। समझ में आ गई बात? तो वॉइड मत लिखा ना। तो बताओ दीदी नहीं मतलब आज से पहले वॉइडेबल कहां कहां पढ़ा है? 15, 16, 18, 19 में तो लिखा था वॉइडेबल है, और 20, 21 वैलिड थे, वैलिड या वॉइड थे। तो बच्चे को लगता है 15, 16, 17, 18 वॉइडेबल सही लगता है, लेकिन आज इसमें एक और की जुड़ गई प्लस 55 के हिसाब से भी क्या होता है, यानी कि 55 कौन सा कॉन्सेप्ट है? टाइम एंड इतनी बात से नहीं। इसके अलावा बाकी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइड। अगर इनको छोड़ दें अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक इसके अलावा जितने भी बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब क्या पढ़े हमने? या तो वो वॉइड रहे होंगे या वैलिड रहे होंगे। वॉइडेबल यही है, वॉइडेबल यही है। बस एक आखिरी बात, बहुत छोटी सी बात है। अच्छा क्वेश्चन लिख लिया तुमने? चेक करा के जाना है, ठीक है? भागना नहीं है, चेक करा के जाना है। एक बात सुन लो, एक मिनट रुक जाओ, बहुत बच्चों वाली बात है ना? एक मिनट प्लीज सुनो। ये बताओ रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? गेट बंद कर लेना, गेट बंद कर लेना, और उससे कहना सर ने बोला मोबाइल फेंक के आना है बाहर अगली क्लास में। अगर मोबाइल लेके इधर आता तो मैं ही फेंकता फिर। पराग सर ने जब फेंका तो उसका मोबाइल बच गया। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, यही तो मजा नहीं आया। अब तो पढ़ना जरूरी है, एक बच्चा क्लास से बाहर गया, अब तो पढ़ना जरूरी है। अब सुनो ध्यान से, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? नहीं दीदी नहीं, जिसे तुम आज से पहले बोलते आए थे, दो तरफा मोहब्बत। दीदी सुन लो फिर, दो तरफा मोहब्बत वही क्या है? क्या तुम्हारा मेरा यूनिलेटरल प्रॉमिस है या बायलेटरल? बायलेटरल प्रॉमिस को एक नया नाम दे दिया, क्या? सिंपल सी बात, जहां दो प्रॉमिस होंगे और एक का कंसिडरेशन दूसरे के लिए प्रॉमिस बन जाएगा। जैसे तुम्हारा प्रॉमिस क्या है? तुम्हारा प्रॉमिस क्या है? फीस देना, तो मेरे लिए वो क्या बना? कंसिडरेशन। अच्छा मेरा प्रॉमिस क्या है? तो तुम्हारे लिए क्या बना? अगर दो प्रॉमिस दोनों ही लोगों के लिए क्या बन जाए, उसे क्या बोलते हैं? अब बिल्कुल बच्चों वाली बात, अकाउंट्स वाले भैया जिसे बोलते हैं कैश सेल्स। बताओ क्या होता है?
जूते दो पैसे लो, दूल्हे की साली, गाना गाया जूते दो। अगर ये दुकानदार कह रहा जूते वाला जूते दो पैसे लो, तो क्या वो कैश सेल्स होगा? बस जज ने आज कैश सेल्स का नाम बदल दिया। जज ने बोला दीवार पार वाले भैया, ओ भैया दीवार पार वाले, दीवार पार वाले भैया जिसे कैश सेल्स बोलते हैं, उन्हें हम अपने यहाँ क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल। कौन सा रिश्ता? वही रिश्ता, वही सोच नहीं, बस रिश्ता तो वही है, बस अकाउंट। दीवार पार वाले भैया अकाउंट्स में जिसे कैश सेल्स बोलते हैं, आज के बाद हम उसे कैश सेल्स ना बोलकर, ठीक समझ में, समझ रहे हो? सिर्फ शब्दों का खेल है, बाकी सब सेम है। ए ने कहा भाई मैं तुझे 500 कुंटल गेहूं चावल दे दूंगा। उसने बोला जब तू देगा तभी की तभी कैश ले लियो। तो ये क्या बन गया? बस पर बगल वाले भैया क्या बोल देंगे उसे? कैश सेल्स। मैंने कहा ना अब जो बात है बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। अगली बात, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो जनों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ऑर्डर हम पहले से बता दें? कब? बाबू तुम्हारा मेरा यही तो है, पहले मैं पढ़ाऊंगा, पहले तुम फीस दोगे। ये बात मैडम ने बोल दी होगी। तो ये बन गया हमारा कौन सा? पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 52, परफॉर्मेंस वेयर ऑर्डर इज एक्सप्रेसली। मैम ने एक्सप्रेसली बता दिया कि भाई फीस दोगे तो किताब मिल जाएगी और क्लास में बैठ जाना, बता दिया ना। तो इसमें हमने ऑर्डर क्या किया? फिक्स। भाई तुमने कभी जोमेटो स्विगी इनसे ऑर्डर किया है ना? तो या तो कैश ऑन डिलीवरी कर लो, लेकिन ज्यादातर खाने पीने की चीजों में प्री पेमेंट होती है कि नहीं बात? तो वहां ऑर्डर परफॉर्मेंस पहले ऐप में लिख दिया जाता है। तो जज ने बोला दुकानदार की और ग्राहक की मर्जी है, पहले क्या करो? तो परफॉर्मेंस कैसी होगी? एग्जाम्पल पढ़ लो, टुच्चा सा एग्जाम्पल है बिल्कुल। अब जिसने अपना ऑर्डर परफॉर्म नहीं किया, अच्छा ये बताओ, एक बच्चे ने फीस नहीं दी, फिर वो कह रहा पढ़ाओ, पढ़ा दो केस कर दूंगा। तो पढ़ाओ तक तो झेल लेंगे, केस कर दूंगा ये बोल सकता है क्या? जज ने बोला भाई उल्टा क्या होगा? उल्टा मैं क्या करूंगा? मैं कंपनसेशन लूंगा कि पढ़ाया जा रहा हूं, परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। अच्छा जज ने बोला कुछ चीजों में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस एक्सप्रेसली बताने की जरूरत नहीं होती। बताओ कब? पहले से डिसाइड होता है। भाई जैसे फेरे लेने हैं, तो फेरे में पहले लड़का आगे खड़ा होता है, लड़की? मैं भी भूल गया। भाई मैंने तो फेरे नींद में ले लिए थे, नींद में। दुल्हन आगे दूल्हा पीछे, चलो ठीक है। भाई कई बार ले चुका होगा वो, कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो? तो भाई सुनो, अगर भैया कह रहे हैं हमारे, तो उनकी मान लेते, क्योंकि मेरे दिमाग से तो निकल गई बात कौन आगे कौन पीछे, है कि नहीं बात? तो भैया ने बोल दिया दूल्हा आगे दुल्हन पीछे। अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा? इसमें ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इंप्लाइडली पहले से क्या होता है? अच्छा अब ये कमर्शियल बात कर लेते हैं, तो समझाने के लिए बात बोली। एक ऐड आया टीवी पे, उसमें बोला घर में पड़ा हो सोना तो काहे करे ना। क्या मतलब इस बात का? मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। अब ये बताओ पहले लोन मिलेगा पहले गोल्ड देना है? पहले गोल्ड देना है। वो गोल्ड को जांचेंगे, गोल्ड का कैरेट नापेंगे, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट, फिर रेट लगाएंगे, फिर कहेंगे भाई इतना तुमने गिरवी रखा, इतना हम तुम्हें क्या दे देंगे? लोन दे देंगे। तो पहले तुम्हें गोल्ड चेक कराना पड़ेगा। अब तुम कहते हो नहीं पहले लोन क्रेडिट कर दो, गोल्ड तो मैं ले आऊंगा, केजी रॉकी भाई का साथी हूं मैं। तो ठीक है भैया, रॉकी भाई के पास गोल्ड होगा, बहुत ज्यादा गोल्ड होगा, लेकिन रॉकी भाई को पहले क्या कराना पड़ेगा? चेक कराना पड़ेगा। तो जज ने बोला इसमें बुरा मत मानना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस तुम बोलो नहीं, पर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पहले क्या होता है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से पहले से फिक्स है। जैसे सिक्योरिटी, तो भाई पहले तुम गोल्ड रखोगे, उसके बाद वो तुम्हें लोन के बारे में बात करेंगे। तुम्हारा गोल्ड है 10 लाख का, लोन तुम मांग रहे हो 50 लाख का, ऐसा थोड़ी होगा। पहले बता तो दो कि गोल्ड कितना है तुम्हारे पास। जज ने बोला यहां एक्सप्रेसली लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पहले से ही क्या होता है? फिक्स माना जाता है।
और अगर तुमने गोल्ड नहीं दिया तो ये बात 54 में लिख दी। इफ द प्रोमिसर हु परफॉर्म द प्रॉमिस, गोल्ड गिरवी रखना, उसने वो गोल्ड गिरवी नहीं रखा तो फिर वो लोन ही कैन नॉट क्लेम द, फिर वो लोन क्लेम नहीं करेगा। जज ने बोला भाई ये बातें कोर्ट तक क्यों ले आते हो तुम, मतलब ये कोई बात है झगड़ने की। एक बंदा कह रहा पहले गोल्ड दे तुझे लोन दे दूंगा, गोल्ड देने वाले ने गोल्ड दिया नहीं, फिर कह रहा तू लोन दे, तो लोन क्यों दे देगा वो? बेकार की बातें क्या चली जाती है, कोर्ट तक चली जाती है। जज ने फालतू सेक्शन बना रखे हैं। एग्जाम्पल पढ़ लो भाई, और ये वाला पहले ये वाला एग्जाम्पल पढ़ लो। ये लो भाई एग्जाम में क्वेश्चन बना दूं। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो बच्चा कहेगा आंसर तो पता है लेकिन मुझे ये नहीं पता आंसर लिखना कहां से है। मतलब सीधा कंक्लूजन तो तुम्हें पता है लेकिन तुम्हें प्रोविजन नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसे आईसीए को पता होता है कि बच्चे को कंक्लूजन पता होगा पर क्या नहीं पता होगा, प्रोविजन नहीं पता होगा। अब सोचो ये क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें ये पता है कि अब उसने अगर कार्गो मतलब डब्बे, उसने अगर डब्बे नहीं दिए तो फिर वो मॉरिशस क्यों जाएगा, है ना। अब बल्कि वो तो क्लेम कहेगा तेरे यहां पे खड़ा हूं मैंने कोई और बुकिंग भी नहीं ली, पैसा निकाल। अब तुम्हें यह पता है जिसने डब्बे नहीं दिए उसकी गलती है, ए ने हायर किया, ए क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। मुझे ये तो पता है। एग्जाम में बच्चा ये कहता है पता तो है प्रोविजन क्या लिखो, कंक्लूजन पता है पर प्रोविजन नहीं पता। और सच में बच्चे को यही याद नहीं आता कि ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस का क्वेश्चन है, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉमिस इतना टुच्चा कॉन्सेप्ट है, तुम्हें लगा ना, तुम्हें लगा छोड़ना कौन पढ़ के जा रहा है। तो बताओ ए को पैसे देने पड़ेंगे। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस, क्या वो शिप मॉरिशस भेज देगा? नहीं, क्यों, डब्बे तो दे दे, दूसरे वाले मत आना। मैंने कहा भाई घर की चौखट बना दे, लकड़ी वाला कह रहा भैया ठीक है तुम्हारे घर की चौखट बनाने आ जाऊंगा, घर का एड्रेस दे दो। मैंने कहा घर पे नहीं बुलाऊंगा। तो क्या होगा आंसर? क्या ए अपना काम कर पाएगा? क्या फिर वो पैसे मांग लेगा? ठीक है, ए है ना, बी क्या करेगा, बी इज बाउंड टू मेक, ए को कंपनसेशन देना, उसकी दिहाड़ी तो दोगे। अब ये बात बच्चा समझता है, आंसर भी लिखता है, लेकिन क्या भूल जाता है। इसलिए सबसे बढ़िया पता है क्या है, जो ऐसे प्रोविजन होते हैं ना जिसपे एग्जामिनर की भी नजर नहीं होती और हमें भी समझ में नहीं आता, उस पे एक्सपेक्टेड लिख लेना चाहिए, एक्सपेक्टेड फॉर माई अटेम्प्ट। इससे क्या होगा, तुम इसको पढ़ के जरूर जाओगे। पता है क्यों? तुम जयवीरू बसंती पढ़ रहे हो, तुम 46 47 टाइम में प्लेस पढ़ रहे हो, तुम ये छोड़ दोगे चैप्टर में से, छोड़ोगे नहीं तो रीड कर दोगे, और पता लगा इस बार एग्जाम में क्या हो गया, तुम्हारे एग्जाम में यही आ गया। अब तुम्हें इसका आंसर पता है लेकिन प्रोविजन नहीं पता, तो 4 में से आधा नंबर का क्या हो जाएगा, आधे नंबर तो मिलेगा। तो मुझे यह पता होना चाहिए कि मुझे लिखना क्या है। मुझे बाबू 52 और 54 दोनों लिखने हैं। 52 से वो क्या होगा, यहां लग गया 52, और कंपनसेशन किससे मांगेगा, 54 से कंपनसेशन मांगे। समझ आगे बात। और आखिरी बात रिपीट कर दी, मैं पढ़ाने आया, तुमने कहा आज मत पढ़ाओ, तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, तो कॉन्टेंट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। सेम एग्जांपल है। या तुम आए और मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा रहा आज, तो कॉन्टेंट क्या होगा, या तो कह दोगे चलो ठीक है अगली क्लास में पढ़ा देना, या फिर उस दिन का क्या ले लेना। समझ आ गई बात। आज का जो होमवर्क है वो आज का होमवर्क लिखो। अब एक ही क्वेश्चन है, सुनना, खतरनाक, नहीं बुक में नहीं है, इसे तुम्हें फोटो खींची कॉपी में क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला लिखो। सिर्फ फर्स्ट पार्ट।
समझ गए? 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये, यानी कि ये आया तुम्हारा मान लो 2 या 2.5 मार्क्स का। बता सकते हो कहां से पूछा ये? बच्चे ने बोला सर पहला ही क्वेश्चन के क्वेश्चन का पहला ही पार्ट ने होश उड़ा दी, समझ में नहीं आया कहां से पूछा। देखो टाइम बाद तो तुम पहचान लोगे, लेकिन बच्चा ये नहीं पहचान पाया। बस मैं इसी डर से तुम्हें समझा रहा हूं। अब ये एग्जाम में 90% बच्चों को आंसर पता था, प्रोविजन नहीं याद आ रहा कहां से लिखें, कहां से लिखना है। क्या लिखा है? पेमेंट ऑन डिलीवरी। बाबू पेमेंट ऑन डिलीवरी है तो 51 नहीं बन गया? पेमेंट ऑन डिलीवरी है भाई, पेमेंट ऑन डिलीवरी है, इसका मतलब साइमल्टेनियस नहीं है। बच्चा यही नहीं पहचान पाया। अरे सर ये कोई बात है पूछने वाली? ये तो आपने कैश सेल्स बोला था। अरे तो कैश सेल्स का मतलब क्या होता है? सामान की डिलीवरी और पेमेंट एक साथ होती है, लिखा तो है एक साथ। तो एक्चुअली में क्या करना था, ये डेफिनेशन लिखनी थी और सेक्शन 51 लिखना था और आंसर दे देना था। तो ये लिखना है तुम्हें, शॉर्ट में लिखना है। वही 2 नंबर का आया, लंबा चौड़ा नहीं लिखना, शॉर्ट में लिख देना है ना। फिर से देख लो क्वेश्चन भी उतार लेना, नोट कर लेना। तो ये वो खतरनाक क्वेश्चन है। बच्चा कह रहा है सर ये याद आ गया, बच्चा कह रहा है सर ये एंटीक आइटम वाला याद आ गया, यूनिक आइटम। ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्योंकि इस चैप्टर में से क्या पढ़ा? जय वीरू बसंती। इस चैप्टर में से क्या पढ़ा? टाइम एंड प्लेस। क्या नहीं पढ़ा? 51, 52, 53। तो आईसीआई ने बोला 51, 52, 53 ही पूछ लो। तो 2024 का क्वेश्चन है, समझ गए? तो भाई हर खतरे के लिए क्या रहना है? तैयार रहना है। चलो भाई अब क्वेश्चन चेक करा दो, टाटा बाय बाय, टेक केयर कर देंगे फिर।